संवाद के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज संवाद का 83वां संस्करण है। संवाद एक प्रयास है यीशु के उन एलुमनाई को आपके सामने लाने का, जिन्होंने दुनिया भर में अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उन्हें आपके सामने लाने का, उन्हें एक मंच देने का काम संवाद की टीम कर रही है। हमारे इस प्रयास को आपका बहुत स्नेह मिला है और आशा करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा। ये प्रयास आपके लिए है, हम सबके लिए है। इसको जितना प्रोत्साहन आपने दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए, उसके लिए जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। अभी हाल ही में संवाद की टीम ने गेसू कैंपस में जाकर वहां के छात्रों से अपने विचार साझा किए, कैंपस के साथ सीधे संपर्क जोड़ा। हम आगे भी ऐसे ही प्रयास जारी रखेंगे। मित्रों, आज का संवाद बहुत खास है। यूं तो सभी संवाद के एपिसोड खास ही होते हैं, लेकिन आज का एपिसोड और भी खास है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये कि हमारे आज के जो स्पीकर हैं, वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसे करने की हिम्मत, जिसे करने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। और दूसरी बात, ये हमारे पर्यावरण के विषय में है। कल यानी कि 28 जुलाई 2023 को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी कि विश्व पर्यावरण संवर्धन दिवस था। ऐसे में हमारा आज का ये सेशन और भी प्रासंगिक और भी रिलेवेंट हो जाता है। आज वर्ल्ड टाइगर डे है और हमारे जो आज के स्पीकर हैं, ही इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन कान्हा नेशनल पार्क। हमारे आज के स्पीकर प्रसून श्रीवास्तव 2011 मैकेनिकल बैच के पास आउट हैं। इनका प्रोफाइल बहुत ही डाइवर्स रहा है और जिसके बारे में हम आगे इनसे बात करेंगे। प्रसून एक टेक्नो सोशल वर्कर हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी, नेचर कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन पे काम करते हैं। तो प्रसून, सबसे पहले संवाद के मंच पर आपका स्वागत है और ज्यादा देर न लगाते हुए सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं। काफी हमारे साथ में इंटरेक्शंस हुए हैं। We would like to understand, take us through your early life. How was your childhood? You know, who had the maximum influence on your early life? What were your interests? Okay. पहले तो सभी मेरे सीनियर्स को और मेरे बैचमेट्स और जूनियर्स हैं उन सबको नमस्कार। और आज क्योंकि वर्ल्ड टाइगर डे है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा पूरा करियर ही टाइगर से आसपास चालू हुआ था, तो मैं सभी को एक आज वर्ल्ड टाइगर डे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। क्योंकि एमपी, आपको पता होगा, आज ही पेपर में भी आया था और जगह भी, कि सबसे ज़्यादा टाइगर इंडिया में जो है वो एमपी में है। 783 और 785 उनका डिजिट है। तो सर, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा मेरे बारे में ये बचपन से बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने आर्म्स फोर्सेस में अपना एक समय दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान था, मतलब परिवार के लिए भी और हमारे लिए भी। उसी के थ्रू, क्योंकि पापा हमेशा बहुत पहाड़ों में, बहुत ही हमेशा सेंसिटिव एरियाज में पोस्टेड रहे, तो मेरा बचपन से ही एक नई नई जगहों पे घूमने का एक मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली और एक नया एक्सपीरियंस भी था। तो बेसिकली मैं सिर्फ पुणे में बॉर्न हुआ, विच वाज क्वाइट, दैट्स व्हाई पुणे इज वेरी क्लोज टू मी, आई लाइक दैट प्लेस आल्सो। उसके बाद में फिर पापा की पोस्टिंग रही अलग। जैसे मेरी स्कूलिंग शिमला से चालू हुई सर, कसौली करके वहाँ पे बहुत छोटी सी जगह है, तो वहाँ से मेरा पढ़ाई चालू हुई। उसके बाद में फादर मेरे अल्मोड़ा रहे, हम अल्मोड़ा भी रहे, तो पूरा उत्तराखंड देखा है हमने। उसके बाद में अरुणाचल रहे, तो आई बीन टू तवांग, जो उस टाइम एकदम रॉ प्लेस हुआ करता था बचपन में, वो देखा। एक अलग टाइप का कल्चर, इन्वायरमेंट, तो वो चीज़ें। और मेरा बचपन बहुत एडवेंचर रहा है कि मैंने हर जगह रहा और नई नई चीज़ें देखी। स्कूल दोस्त ज़रूर छूट जाते थे हर 2 साल में, 2-3 साल में, तो बट ये था कि एक नई शुरुआत होती थी, नए लोग होते थे और नई जगह होती थी। तो कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली वो चीज़ें, सब एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में फीड होता रहा। तो इस तरीके से अलग-अलग जगहों में रह के, अलग कल्चर देख के मतलब मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है मेरे आज जो भी मैं हूँ इसमें, कि उन्होंने बहुत पेशेंस रखा और उन्होंने बचपन में हमको बहुत पढ़ाया। उन्होंने एक उनका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मैं मानता हूँ, जो हम आज वुमेन्स डे की बात करते हैं, मेरे लिए तो हर एक दिन वुमेन्स डे उनके लिए, उनके साथ में, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत, जब पिताजी बॉर्डर पे रहा करते थे, कई बार जब कारगिल के टाइम पे भी पापा उस टाइम जम्मू में थे, तो मुझे ध्यान है कि एक फौजी जो औरत रहती है, जो वाइफ रहती है, वो कितना कुछ सह के और बच्चों को ध्यान रखती है। तो मम्मी पढ़ाया करती थी हमको, मेरी बहन और मुझे।
तो ये सब एक्सपीरियंस रहा है सर मेरा बचपन का। Really big salute to all the army wives, I would say. So, did this kind of diverse experience during your childhood, really play a role in the type of person that you are right now? And जो, like you said, कि you have lived in Tawang, you have lived in Kasoli, सारे exotic जगहों पर एक तरह से कहना चाहिए. So, did that play a role because you lived in lap of nature? Did that play a role, significant role in taking up जो जिस तरह के काम अभी आप कर रहे हो, गोइंग टू रूरल एरियाज, वर्किंग ऑन नेचर कंजर्वेशन, सो क्या वहां से एक इन्फ्लुएंस वो भी एक आता है? सर मतलब क्योंकि आप जब बड़े होते जाते हो धीरे धीरे एक अपना टीनेजर टाइम से निकल के जब आप दुनिया की जद्दोजहद देखते हैं और तो पहले तो समझ नहीं आता था क्योंकि मैं एक बहुत छोटे गांव से हूँ, मम्मी पापा दोनों ही छोटे गांव से हैं। पिताजी नरसिंहपुर से हैं, मम्मी मेरी भोपाल के पास में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है वहां से हैं। तो हम जब गर्मियों की छुट्टियां मैंने नहीं बनाई क्योंकि हमेशा हम बहुत ही हाई एलिवेशन पे रहे हैं, तो हमारी ठंडियों की छुट्टियां होती थी, तो हम उस टाइम आया करते थे यहाँ पे। तो फिर हम जब गांव गए तो कहीं ना कहीं वो एक बैक ऑफ द माइंड थोड़ा एक इन्फ्लुएंस रहता था कि, और ज्यादा इसलिए पता नहीं चला सर क्योंकि आर्मी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ है। आर्मी क्योंकि मैं जब गाँव में आता था तब भी एक बहुत पीसफुल नेचर के पास में खेत खलियान में वहां जाके रहते थे, और अब आर्मी एरिया में रहते हो तो आपको पूरे टाइम ग्रीनरी मिलती है, आप एक बहुत ही सिक्लूडेड प्लस अच्छी जगह रहते हो। तो वो सर सबकॉन्शियसली कह सकते हैं कि अंदर एक जमा हो गई थी चीज कि मुझे क्या पसंद है, मतलब बैक ऑफ द माइंड उसने मुझे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती रही वो चीज। अब वो फिर लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में कहीं रोल प्ले करा है उसने। Definitely. How was your childhood? I mean, what was your school life? I know that you have been very very active in sports. ऐसा तो मेरा ख्याल है कोई खेल नहीं बचा होगा जो तुमने खेला नहीं होगा। हाँ सर, ये बात मैं एग्री करूंगा आपकी कि फौजी बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है। वो अगर वो नहीं करते हैं तो मतलब मैंने तो बहुत टीचर्स है अपने, हमारे जो पीटी टीचर थे उनसे बहुत मार खाई है। मार खाना इन द सेंस कि उनका ये होता था कि 200 मीटर आप दौड़िए, 100 मीटर फ्रॉक जंप करिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आपको ट्रेन भी करता है और आप सबकॉन्शियसली सीखते जाते हैं चीजें। तो सर जैसे बचपन से मैं आपको बताऊंगा कि मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं सेकंड क्लास में था, आज के मैं जब सेकंड क्लास के बच्चों को देखता हूँ तो बड़ा लगता है कि ये कहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने 1 रुपए का मैच लगाया हुआ है, मतलब हम क्लास के जो लोग थे, थर्ड क्लास में हम पहुंच गए थे उस टाइम, तो हम बॉल और 11 रुपए का मैच लगाते थे और वहां से हमने चीजें चालू करी। और उस टाइम मैं जहाँ पे अल्मोड़ा में रहता था वहीं पास में ही हमारे एक सुंदर सा स्क्वॉश कोर्ट था, जहाँ से उस टाइम थर्ड क्लास में था। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि ये एक कोई वहाँ पे मेजर खेलने के लिए आया करते थे और वो कंटिन्यूसली दीवार में मार रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि अकेला खेल रहा है, गुस्से में है कि क्या है। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और बोले कि आओ, कहाँ रहते हो, पापा के बारे में पूछा। सेम यूनिट में थे उनके, वो भी नया ज्वाइन करा था उन्होंने। फिर वो दूसरे दिन से मेरे लिए रैकेट लाने लगे। तो क्रिकेट से मुझे खासा आर्मी स्कूल में क्रिकेट का इतना मतलब एक्सपोजर नहीं होता है, बट बाकी स्पोर्ट्स का बहुत है। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई कि मैं उस टाइम, क्योंकि मेरे घर के पास में पहाड़ियों से जाना, हम ऐसे घूमते रहते थे कहीं भी, तो वो जो एक फ्लैट लैंड का जो लाइफ है वो मेरी बहुत लेट आई। बट दूसरे ताइक्वांडो मेरे स्कूल में होता था, तो फिर मैंने ताइक्वांडो सीखना चालू करा। तो अंटिल आई वाज इन अल्मोड़ा, तो रेड बेल्ट तक मैं पहुंच गया था, वो खेलना चालू करा। फिर उसके बाद में जब हम अल्मोड़ा आए, अल्मोड़ा से फिर हम अरुणाचल गए, तो सर वहाँ पे बास्केटबॉल और कबड्डी और इस टाइप के इंडोर गेम्स बहुत होते थे। तो वहाँ वो सब मैंने खेला, वो भी स्टेट लेवल, मतलब कभी स्कूल लेवल पे नहीं खेला। जो मैं खेलता था फिर स्टेट लेवल तक तो मैं गया ही। और धीरे धीरे सब स्पोर्ट्स के बाद में बैडमिंटन मेरा एक जॉनर बन गया था। और जब मैं जलंधर लास्ट पोस्टिंग थी फादर की मेरे, तो मेरा 10th-12th वहीं से हुआ है। वो एक्चुअली बहुत लाइफ चेंजिंग रहा क्योंकि मैंने वहाँ पे बड़े स्पोर्ट्स खेले, जैसे आई वाज इनटू रिले, आई वाज इनटू हाई जंप, लॉन्ग जंप, और फुटबॉल भी था, बैडमिंटन तो खेलता ही था, बास्केटबॉल मैंने फिर वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल। जैवलिन थ्रो को लेकर कुछ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट तुम्हारे साथ में हुआ था जो मुझे, हाँ सर, वही मैं उस पे ही आने वाला था कि हमारे यहाँ पे जब भी एक SGFI करके एक इवेंट होता है जो आर्मी स्कूल और केवीज के बीच में होता है, तो क्योंकि जलंधर ऑलरेडी स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी जगह है तो सारे स्पोर्ट्स होते थे। तो एक लड़का हमारे वहाँ था जो जो हमेशा गोल्ड मेडल लेके आता था।
तो अब उस दिन मेरे सारे जो ट्रैक स्पोर्ट्स से सारे हो गए और मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या कर रहा है। तो मैंने भी नाम लिखा दिया, मैं भी जैवलिन फेंकूँगा और जब मेरा टर्न आया और मैंने फेंका तो वो उसके मार्क से भी 10 मीटर आगे जाके गिरा। तो वहाँ जो उसके कोच थे वो मेरे पास आए, बोले तुम कहाँ से सीख के आए हो? तो मैंने बोला मैंने सर फर्स्ट टाइम पढ़ा है ये, तो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने करा है। तो बोले कैसे? तो मैंने उनको बोल दिया कि मैंने सर फिजिक्स का लॉ लगाया है इसमें। तो 45 डिग्री के एंगल से मैंने फेंका और वो ज़्यादा दूर चला गया। तो मतलब वो मज़ाक में हुआ और मैं उसकी वज़ह से स्टेट खेलने चला गया। आई वॉन अ सिल्वर मेडल इन दैट। वाह! तो वो एक मेरे लिए भी खुद ही सरप्राइजिंग मोमेंट था कि हाँ, ये भी है। Very nice. I think you have played a lot of games like Kho-Kho, badminton, and कबड्डी, javelin टेनिस, throw, स्क्वैश। kabaddi, tennis, squash. Other than cricket, I would say. Really great because army life, of course, it gives you a lot of exposure in यस सर। sporting activities and sporting events for sure. Games like squash and all, it's very not everybody plays that. हुँ। That's really good. I also see that you have a guitar there, behind you. यस So सर, यस सर। it's your ये तो hobby. मेरा हाँ, इट्स माय हॉबी। इट्स लाइक म्यूज़िक समवेयर हैज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रोल इन माय लाइफ। म्यूज़िक मेरी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर हैं, शी राइट्स आल्सो। तो उनकी मम्मी के साइड में बहुत म्यूज़िक का है, नानी, मेरे नाना जी, मामा, मेरे चारों मामा कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते ही हैं वो। तो हमारे सोसाइटी में इतना प्रमोट नहीं करा जाता है। आपको पता ही है कि एक मिडल क्लास फैमिली से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आप पहले पढ़िए, ये सब क्या कर रहे हो? ऐसा हमेशा एक रहता है। बट मेरा पहला गिटार मैंने सर जब मैं कभी एक जगह रुका नहीं इसलिए सीख नहीं पाया क्योंकि हम 2-2 ढाई-ढाई 3 साल में सब जगह जाते थे। बट जब हम फादर रिटायर हो गए और जब गेसू जॉइन करने से पहले मैंने अपने बर्थडे पे खुद को ही बर्थडे गिफ्ट में गिटार दिया था। और फिर मैंने धीरे से ऐसे ही तो अभी मेरे घर में तो नहीं पता है कि मैं गिटार-विटार प्ले करता हूँ। बट हाँ, जब भी टाइम मिलता है फिर मैं सीखने लगा। बट म्यूज़िक का सर मैं बताता हूँ कि म्यूज़िक हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन सेल्फ मोटिवेशन फॉर मी। तो आई हैव लिसन्ड टू एवरी काइंड ऑफ म्यूज़िक और फर्स्ट टाइम म्यूज़िक का मेरे को पता चला था, थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस म्यूज़िक मैं ज़्यादा सुनता था। क्योंकि मेरे फादर जब हम अल्मोड़ा में थे तो पापा पिथौरागढ़ से जो नेपाल का एक रेडियो आता था सैटेलाइट वाला, वो लेके आए थे और उसमें बीबीसी चैनल पकड़ता था। तो उस टाइम मैंने रोलिंग स्टोन्स और बीटल्स के गाने मैं सुनता था। तो जब मैं स्कूल में गाता था तो लोग बोलते थे, "कहाँ से सीख रहा है ये सब चीज़ें?" Mhm. तो फैन फॉलोइंग तो नहीं थी, बट ये था कि मुझे भी लगता था कि मैं अलग काम कर रहा हूँ, बट मैं उसको बड़ा पैशन से करने लगा। तो आप मानेंगे नहीं कि मेरे बर्थडे पे जब मैं छोटा था 6-7th क्लास में तब Mhm. माइकल जैक्सन की कैसेट ₹150 में आती थी और मैं कैसे भी गुल्लक फोड़ के वो कैसेट ज़रूर खरीदता था। तो इस तरीके का मेरे को था। फिर वो धीरे-धीरे जॉनर बहुत डिवाइड हो गया। फिर मैं क्लासिकल म्यूज़िक सुनने लगा और दूसरी कंट्रीज़ का क्लासिकल म्यूज़िक, वेस्टर्न क्लासिकल। तो अब तो मेरे पास में कम से कम 8 अराउंड 7-8 टेराबाइट ऑफ म्यूज़िक है। Wow. तो Very nice. I think it's extremely important to have a hobby because जो आप काम करते रहते हो उसकी मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए यू नीड समथिंग टू यू नीड अ फॉल बैक ऑप्शन। एक ऐसी चीज होती है जो आपको रिचार्ज करती है, जो आपको आपके रेगुलर काम से हटाकर आपको एक नई दुनिया में पहुंचा देती है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉबी, be it music. Some people have gardening as their hobby, some people have something else, but yes, it is extremely important to pursue a hobby. हर किसी को एक ना एक हॉबी जरूर परसू करना चाहिए मेरे हिसाब से। यस। That's true. Going forward, मुझे I mean, you have actually you seem to have a very contradicting portfolio because as a sportsman, people are generally very outgoing, and I know you are a very good artist. You paint well, you draw well. So artists are generally introverts. So how do you balance? I mean, which weighs heavier on you, the artist or the sportsman? सर अभी इतने सालों बाद मतलब आप एक मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाते हो जब आपको समझ में आता है कि अब अ, किस टाइम पे क्या इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाता हूँ। जैसे अगर मैं सुबह योगा या रनिंग के लिए जा रहा हूँ तो शाम को मैं बैठ के म्यूजिक भी प्ले कर लेता हूँ और स्केच भी बना लेता हूँ। तो मेरी हॉबीज भी बहुत सारी हो गई हैं अब तो बाय द टाइम। बट हाँ, मुझे लगता है कि कभी उस चीज़ से मुझे
So you can say कि my hobby is a catharsis for my brain, but instead of feeling कि I am stuck at one कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या 4 नाव में अब, तो hobby is something which makes you happy. तो अगर वो 4 भी हों तो मुझे लगता है गलत नहीं है. तो मुझे कभी बैलेंस करने में या उसकी वजह से कंफ्यूजन तो नहीं हुआ. I love exploring hobbies too. मतलब जैसे आपने आर्ट की बात करी, तो मैं एक स्पोर्ट्स में होते हुए 11th क्लास में जब मैंने मैथ्स और बायो लिया था, उसके साथ में मैंने फिजिकल एजुकेशन लिया. फिर मुझे समझ में आया कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ नया करना चाहिए. बाकी आप पढ़ ही रहे हो, तो मैंने फाइन आर्ट्स ले लिया. हमारे स्कूल में फाइन आर्ट्स था. तो आई डिडंट रियलाइज कि वो इतना मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि फिर मेरे पूरे टाइम पेंसिल मेरे पास, मेरे बैग अभी भी आप मेरा भी बैग देखेंगे, आपको 5-6 टाइप की पेंसिल मिलेंगी जिससे मैं कहीं भी कुछ स्केच कर लेता हूँ. तो मैं ऑयल पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट हो गया और मैं आई टॉप्ड इन फाइन आर्ट्स. दो मेरे मार्क्स में मैथ्स में नहीं थे, इंजीनियरिंग करने लायक थे, बट वो बहुत बड़ी आयरनी है कि मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरे मैथ्स में नंबर कम थे. So बट we'll come to that. How did you land up in engineering and then you landed up in GESU? Because I would like to know, was GESU your first choice, or rather engineering was your first choice? I'm not saying GESU was your first choice, but of course engineering was your first choice for that matter. इसके पीछे भी सर एक बैकग्राउंड है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के पास में, जिसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, नौकरी करना है तुमको, नौकरी करना है. तो आप वही देखते हो कि अभी कौन सा मतलब जो चीज सामने दिख रही है आप वो क्या कर सकते हैं. तो मैं आपको बताऊंगा सर एक चीज कि मैं बहुत फैन था, ये हमने कभी पुनीत सर ने भी डिस्कस नहीं करा होगा. आई लव आर्कियोलॉजी अ लॉट. अभी मेरे एकदम से बात निकली है, तो मैंने बहुत कुछ करा आर्कियोलॉजी के लिए, बट मुझे गाइडेंस नहीं मिला. बट आई स्टिल रीड अ लॉट अबाउट इजिप्शियन कल्चर और क्या क्या सिग्निफिकेंस है. दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. बट फिर मुझे जब ये इंजीनियरिंग का मैंने डिसाइड करा सर, तो मेरा निफ्ट का एग्जाम दे रहा था मैं. तो कहीं से फिर इंजीनियरिंग का मुझे ये लगा कि फाइनेंशियल चीजें भी देखना जरूरी है. फादर रिटायर भी होने वाले थे, तो मैंने देखा कि इंजीनियरिंग तो करना है, बट करना सिर्फ मैकेनिकल है और गवर्नमेंट कॉलेज से. ये मेरा फाइनल हो गया था सर. द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इन माय लाइफ वाज दैट. मैंने ड्रॉप लिया, आईआईटी की तैयारी करी, नहीं हुआ. एआईट्रिपल में रैंक अच्छा आया. आर्किटेक्ट मिल रहा था, बट वो भी घर वाले नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, जबकि एनआईटी मिल रहा था, बट नहीं ले पाया. फिर मैंने दोबारा ड्रॉप लिया. एडमिशन ले लिया था मैंने एसआईटी विदिशा में, बट वहाँ सिविल मिल रहा था, तो मैंने छोड़ के दोबारा तैयारी करी. 3 महीने गया भी मैं वहाँ पे एडमिशन लेके. बट फिर मैंने दोबारा मैकेनिकल ज्वाइन करा गेसू में, एआईट्रिपल के थ्रू मेरे को मिला. और ये मेरा फिक्स था सर कि मशीनों से मेरे को बहुत प्यार था. मैं बचपन से मोटो जीपी देखता था, F1 रेस देखता था, तो मेरे कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड भी था उस चीज का कि क्यों ये क्या हो रहा है, मशीन कैसे काम कर रही है. और फिर मैंने और मुझे पता चला कि जीएससी उज्जैन इज बेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. तो मैंने जेएसआईटीएस छोड़ दिया था. मेरे को जेएसआईटीएस में सिविल मिल रहा था, एमआईटीएस में भी कुछ कुछ मिला था, बट मैंने छोड़ दिया कि नहीं, शायद महाकाल बाबा का वही बुलाना था, तो उज्जैन आ गया. सो फाइनली गेसू में आ गए. अभी गेसू में आने के बाद में हाउ वाज द लाइफ इन गेसू? बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जिसको it is such a cherished memory. You never forget that. It has such a lasting impression on your entire life, I would say. How was your life in गेसू? कैसा अनुभव था? पहले दिन जब कॉलेज में आए तब कैसा था, एंड आखिरी दिन जब कॉलेज छोड़ा उस दिन कैसा था? उस बीच की जो जर्नी थी वो कैसी थी? सर पहला दिन तो बहुत टेरर वाला था, क्योंकि हमको समझ में आ गया था कि रैगिंग होगी. और वहीं मैं तो सामने ही दीप्ति विहार में ही रहता था कॉलेज के, हॉस्टल नहीं लिया था मैंने. तो शुरू दिन ही कई सीनियर्स आए, फिर पता चला भोपाल सीनियर्स का अलग ग्रुप है, तो वो एक रहता है कि हमारा जूनियर है. तो एक मतलब अच्छा था सर. कुछ मतलब मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा, बट आई स्टार्टेड मीटिंग मोर ऑफ माय सीनियर्स कि कुछ अच्छे हैं, कुछ अलग से आए हैं, कोई गांव से, सबका एक्सपीरियंस होता है. तो वहां मेरे को वो एक्सेप्टेंस आ गई थी कि ठीक है, लेट्स मीट पीपल. क्योंकि मैं ये बैकग्राउंड इसलिए था क्योंकि आर्मी में रहते हुए, जब आप आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, आप हर साल 2 साल में लोगों से मिलते हैं. यू कैन नॉट इग्नोर पीपल. सो वो जो एक अडेप्टेबिलिटी होती है वो बहुत थी. तो एक्सपीरियंसेस खराब भी रहे शुरू के फर्स्ट मंथ में, बट मैंने ठीक है, चलने दो, देखते हैं मैंने क्या. ऐसा भी सुना है कि लोग रैगिंग देने से डरते हैं, एंड यू वर एक्चुअली चेजिंग पीपल, रैगिंग देने जाते थे.
मतलब बहुत अच्छे सीनियर्स थे सर कुछ, तो मिलते थे तो एक बार मिले, 2 बार मिले। जैसे मेरे एक मैकेनिकल के सीनियर्स थे, वो बता समझाते भी थे, बहुत बहुत अच्छा रोल है उनका। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थे, कि सिविल वाले थे, वो एक ग्रुप बन गया था सर। मुझे लगता है वो थोड़े दिन का ही होता है, जो समझदार होते हैं लोग, वो ऐसा इतना बुरा रैगिंग नहीं ऐसा होता है जो जितना बताया जाता है। बट ठीक है, एक इंट्रोडक्शन ही तो है, तो आप बिल्कुल बड़े भाई समझ लीजिए गाइडेंस के लिए। तो मेरे सीनियर्स में जैसे सर मैकेनिकल में जो पहले सीनियर्स थे वो भानु प्रकाश निगम, आशीष नागले सर हैं, और प्रणय सर हैं। ये 4-5 लोगों का ग्रुप था जो कि पहले दिन से ही बहुत सपोर्टिव रहे। और उसके बाद में मेरे सुपर सीनियर्स थे कुछ, पुनीत खत्री सर, पुनीत कौल सर जो सीएस में केमिकल में थे, ईशान सर हैं, और और अंकित महेश्वरी सर थे, और उनसे भी और सीनियर्स थे। और मेरा ये अच्छा था कि इनके थ्रू मैं उन सीनियर्स को भी जानता था जो पास आउट हो गए थे। जैसे उल्लास पाटिल सर हैं, उनका तो बहुत सिग्निफिकेंट रोल रहा है मेरी लाइफ। सुब्रत पाठक सर हैं, तो और पुनीत सर हैं ही। पुनीत सर पूछ रहे हैं कि पुनीत सर किधर है। पुनीत सर, आपका तो मेन लाइफ चेंज करने में मेरा रोल रहा है, आप तो बहुत सिग्निफिकेंट है मेरी लाइफ के लिए। तो पुनीत सर कैसे आए वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे मैं पुनीत सर से मिला। बट ऑल इन ओवर इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। स्ट्रगलिंग बहुत था सर मेरे लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि कल्चरल शॉक भी थे कुछ, और कुछ ऐसे थे कि समझ नहीं पाता था कि कैसे बैलेंस करना है। बहुत ही स्ट्रगल खुद के साथ भी करा है मैंने इंजीनियरिंग में। एक इमोशनल स्टेटस लूज करना, थोड़ा डिप्रेसिंग टाइम भी था 3rd ईयर में आके। और मुझे याद है कि पुनीत सर का जब वहां से बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जब मैं बहुत एक डिप्रेसिंग फेज था मेरी लाइफ का बहुत। तो उस टाइम में सर आए थे वहाँ पे क्रिएटिविटी की वर्कशॉप लेने के लिए। तो फिर वो एकदम नया सा एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा, ये ऐसा कुछ भी है। और कुछ मतलब कॉलेज में भी बहुत कुछ चल रहा था, तो वहां से वो एक सर का जो लाइफ में मेरे लिए एक हमेशा एज ए मतलब बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो रहे, वहां से वो चालू हुआ। तो मैं पहले तो सर को बहुत परेशान करता था, बात बात मैं फोन लगा के कि सर अब क्या करूँ ऐसे। तो दैट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। So I would just ask you, what were the key takeaways from your life in Gesu? सर मुझे लगता है कि 2 चीज करना चाहिए व्यक्ति को। अच्छे कॉलेज में जाने की कोशिश करना चाहिए, और गवर्नमेंट कॉलेज में जरूर। लोग रोते हैं मतलब गवर्नमेंट कॉलेज क्यों, बट मेरा फिक्स था, क्योंकि मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरा एसआरएम में एडमिशन हो गया था उस टाइम, बट बहुत महंगा था इसलिए नहीं लिया। बट ये था कि आप सीखते बहुत हो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में लोग बहुत डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो आपको कई तरह के एक्सपीरियंस मिलते हैं। तो मेरा वो सिर्फ नाम पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और दूसरा, मेरे सीनियर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है मेरी लाइफ को एक डायरेक्शन देने में। चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो डिस्कशन हो, चाहे स्ट्रगल्स के टाइम पे आप उनसे डिबेट ही कर रहे हो, या आज भी हम करते हैं डिबेट। तो एक 2 चीजें हो गई। तीसरा यही सर कि सुखवानी सर जैसे, उन्होंने बहुत गाइड करा है, उनको भी मैंने बहुत परेशान करा है कॉलेज टाइम पे। तो किस तरीके से सब्जेक्ट को आगे ले जाना, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये मैंने 2-3 चीजें बहुत सीखी। और दूसरा सर, लाइफ को जीने का जो एक तरीका था, एक जो कहेंगे ना कि अंदर से स्ट्रेंथ रहती है फाइट करने की, वो मैंने गेसू में सीखी है सर। मतलब वो इजीली ऐसा नहीं था कि आप हार मान लो। फेल हो गया था मैं पहले सेमेस्टर में 3-3 सब्जेक्ट में, और कई बार ऐसे बहुत सारे काम हुए कि आप आए और आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। फिर सेकंड सेमेस्टर में मैंने पूरे 9 पेपर निकाल लिए। तो कहीं ना कहीं से वो आपके अंदर ही एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, सीनियर्स ने हेल्प करी, फिर आप सीख गए कि अरे पेपर निकालना कोई लाइफ नहीं है। तो फिर मैं सब्जेक्ट चूज करता था कि मुझे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इस सब्जेक्ट में मार्क्स लेके आने हैं, बाकी मुझे ना इंटरेस्ट है। थर्मोडायनेमिक्स मेरा बहुत वीक था, मैं पढ़ता ही नहीं था उसको। तो दिस वाज द थिंग। I think professors played a very important role in your life because जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो सब्जेक्ट तुमने बीई के समय पढ़े, उसमें से एक सब्जेक्ट जो आई थिंक ऑपरेशंस रिसर्च,
then ultimately became your thesis subject as well. So I think that's very important because बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर और गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो एक सबसे बड़ा फर्क होता है वो एक फैकल्टी का फर्क होता है. We are very fortunate that we have learned a lot of subjects from the likes of Shukla sir, Solanki sir, Manoj Gupta sir, BC Gupta sir. बहुत सारे हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया. I think it's very important. Yes, government college में you actually get those kind of faculties who are very learned, who have a lot of knowledge. So again, from my side as well, thank you so much to all our professors. Now after this your stint in GESU, उसके बाद में क्या हुआ फिर आगे? सर मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था. सबसे बड़ी बुरी बात तो यही थी कि मैं कम से कम 14-15 कंपनी में बैठ गया था और मैं बिल्कुल हर कई तो HR राउंड में बाहर हो जाता था. बट लकीली लास्ट डे जिस दिन मेरा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट सबमिट करा फाइनल सेमेस्टर का, उसी दिन गजरा गिर आई थी और वहाँ प्लेसमेंट हो गया. और जस्ट उसके कुछ दिन बाद फिर ब्रिजस्टोन में भी हो गया था प्लेसमेंट. तो वहाँ से जर्नी चालू हुई सर. बहुत ही जज्बा था अंदर मशीन देखने का. तो वो एक साल में क्लियर हो गया कि ये नहीं करना है. But गजरा गिर, I think it's a very इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, इट्स अ प्लेस जहाँ जिसको लोग एक ट्रेनिंग ग्राउंड बोलते हैं. एंड देयर यू हैव वर्क फॉर ऑलमोस्ट 1.5 years. 1 year, yes sir. So ये फिर उसके बाद में then you joined Infosys. So how did that transition happen? सर वहां से तो काम नहीं हो पा रहा था. सैलरी तो बहुत कम थी, मगर गुड एक्सपीरियंस, लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स. और सब करा मैंने वहाँ पे. मैंने ऐसा कोई, पता नहीं लोगों ने फर्स्ट जॉब में क्या करा होगा, बट मैंने तो ये मशीन भी साफ करी है. तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मेरे को बहुत प्यार था मशीन से और सीखने को बहुत मिला. फिर वहां से जब हो गया, साल भर खत्म हो गया था, और मेरे साथ में मेरे 2 फ्रेंड भी थे, शायद अभिलाष है यहाँ पे, कि हाँ कैसे हम बैठ के शाम को बैठा करते थे कि यार शिफ्ट खत्म हो फिर हम घर जाएं, और बात करते थे ये सब क्या है. तो विशाल भी था मेरा एक फ्रेंड साथ में, वो भी गवर्नमेंट जॉब में. तो वहां से सर जब मैंने जॉब छोड़ दिया था, तो महेंद्र सर हैं, एक महेंद्र सिंह चौहान सर हैं, मेरे सीनियर थे. उन्होंने रैंडमली एक दिन मेरी उनसे बात होती रहती थी, और उन्होंने फोन करा और बोला कि क्या कर रहा है आजकल. तो मैंने बोला सर कुछ नहीं, मैं जॉब छोड़ दिया है मैंने और देख रहा हूँ जॉब अभी. उन्होंने बोला मेरे पास एक जॉब आया है. तो बोले कौन सा? तो बोले डिजाइन का है, इन्फोसिस में है. तो मैंने मजाक में लिया, बोला सर इन्फोसिस वाले क्यों हायर करेंगे मुझे. और कोइंसिडेंटली वो डिजाइन का ही प्रोजेक्ट था, जॉन डेयर क्लाइंट था उसका, और असेंबली डिजाइन का जॉब था, और मैंने दिया और हो गया मेरा. वहां से मैं फिर इन्फोसिस चला गया विद सो पीपल विल से इन्फोसिस में आईटी वाला काम कर रहे हैं. तो आईटी वाला तो नहीं था, मेरा डिजाइन का ही काम था. बट इन सब में जो ये फेज वहां मैं गया, तो अच्छी बात ये थी कि वहां पे बहुत सारे सीनियर्स मिल गए. हर फेज में मुझे सीनियर्स अपने मिले हैं सर. वहां पे भी सौरभ दास गुप्ता सर थे, एक रॉबिन नारायण चक्रवर्ती सर हैं, अपने मेरे कॉलेज सीनियर थे वो. तो रॉबी सर तो अभी IMT गाजियाबाद से MBA करके बैंगलोर में है. सौरभ सर US में है, TCS इन्फोसिस में थे वो. तो फिर इन लोगों से जब मिलना चालू हुआ, और बहुत सारा डिस्कशन हुआ चीज़ों पे, तो मैंने सर एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि कई बार मुझे लगता है कि आपको हमेशा सफ़र करके सीखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब लोग बोलते हैं ना कि हाँ सफ़र में आप सीख जाएंगे. नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है. मेरा एक्सपीरियंस है ये. एंड आई से कि आई थिंक मैंने मेरे जूनियर्स को भी कई बार बोला है कि मत करो ये सब चीज़ें. अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या पुनीत सर से मैंने कुछ लाइफ एक्सपीरियंस पे बात करी है, और उन्होंने अगर मुझे बताया है, तो मुझे लगता है उसे मुझे फील कर लेना चाहिए, और मुझे वो पार्ट नहीं करना चाहिए. इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ एंड एनर्जी ऑल्सो. कि फिर यहाँ से इन्फोसिस के चालू हुआ सर सेशन. और that time you then moved to Pune. हाँ, I was in Pune, yes sir. And I'm aware that it was a very crucial time for you. एक बहुत नाजुक दौर था वो, जहाँ पर you also went through a lot of emotional turbulence, and you were thinking कि अब आगे लाइफ में क्या करना है, उसकी एक क्लैरिटी नहीं थी. there was a lot of haziness around. और उस समय काफी गेसू के सीनियर्स ने
काफी हैंड होल्डिंग किया और काफी मेंटरिंग किया. यस सर. So if you can talk about that. सर बेसिकली मुझे जॉब से कोई इशू नहीं था, बट मेरे अंदर वो एक भूत था कि मुझे एमबीए करना है. कहीं ना कहीं लगता है आपको वो बहुत ज़्यादा था कि कैट एस्पिरेंट था बहुत ज़्यादा. और उसी चक्कर में मेरा 1 साल 2 साल में उसी पे फोकस करता था. तो मेरे को लगता है कहीं जॉब में डिस्टर्बेंस तो था थोड़ा सा कि आप फोकस नहीं कर पाते हो. प्लस तब भी होता था डिस्टर्बेंस जब जॉब टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन में बदल गया था बहुत. और आप कर रहे हो, फिर तैयारी करके एग्जाम दिया, 1 साल दिया नहीं हुआ, दूसरे साल दिया आपने, फिर आप कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या कर रहे हो आप ये. तो पुनीत सर से बात हुई इस पे चीज़ को लेके क्या करना चाहिए. और एक और मेरे पुनीत 3 पुनीत सर हैं मेरी लाइफ में. एक जब मैं फर्स्ट ईयर 2 साल सीनियर थे, 2 पुनीत सर हैं. एक सीएस में थे, एक केमिकल में थे, और एक अपने पुनीत भटनागर से जो तो मेजर रोल प्ले करते हैं. तीनों लोगों से मेरी हर टाइम पे उस टाइम बात हुई है. फिर लोकेन सर भी वहाँ थे, तो लोकेन सर से बात हुई और हमने पुणे चैप्टर बनाया, एलुमनाई मीट करवाई वहाँ से धीरे धीरे. तो मुझे लगता है सर कि चेंज तो सर आने लगा था वहाँ पे. जिस तरीके से मैं तैयारी कर रहा था और मुझे समझ में आ रहा था कि ये चीज़ मैं बहुत ही प्रेशर से कर रहा हूँ, खुशी से नहीं कर रहा हूँ. काम भी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, तैयारी भी खुशी से नहीं कर रहा हूँ, और जो करना है वो मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है. तो मेरे दिमाग में आ गया था कि जाना है तो निटी जाना है, निटी के अलावा कहीं नहीं जाना है. और फिर उसी टाइम पे मैं जब इन्फोसिस में था, तो सर मैं एक टीच फॉर इंडिया का एक छोटा सा स्कूल था, उसमें जाके पढ़ाया करता था सैटरडे संडे को. तो मैं नहीं जाता था लोगों के साथ, बहुत कम जाता था. पता भी नहीं होगा मेरे बैचमेट्स को मैं ये स्कूल जाता था, वहाँ पढ़ाता था. तो एक अंदर से कहीं से फीलिंग अच्छी आती थी कि इस शहर की भीड़ में कहीं तो कुछ मैं अपने आप को टाइम दे पाता हूँ बच्चों को पढ़ाते टाइम. और फिर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ था सर कि मैं बीमार हो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा. और दिवाली के समय जब मैं घर पे मुझे होना चाहिए था, और उस टाइम मैं घर पे पड़ा हुआ था और कोई था नहीं वहाँ पे. और मेरे को ऑफिस जाना पड़ा था उस दिन, जब मैं ऑलरेडी बीमार था और मैं ऑफिस गया. तो मुझे वो बहुत आज तक मेरे को समझ में आता है कि जिस त्योहार में आप घर नहीं गए, वो फिर आपका जीवन किस काम का. मुझे ये ऐसा हिट करा कि क्या मतलब है इस चीज़ का. पैसा, नौकरी, सिटी, शहर में रह के अब परिवार के साथ नहीं हो आप, और आप बीमार पड़े हो, आपकी कोई मतलब हेल्प नहीं है आपकी, दोस्त भी आपके घर चले गए. उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था सर कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं हो पाएगा, देखते हैं क्या होता है. तो फिर मैंने एक दिन जब मुझसे नहीं हो पाया, तो मैंने बिना किसी को कुछ बोले, मैंने मतलब उस टाइम मेरी लोकेन सर से भी बात होती थी, बट मैंने सर को बताया नहीं और मैंने रिजाइन कर दिया और मैं घर आ गया सीधा. तो वो जो चेंज वहाँ से हुआ, कहीं ना कहीं वो इंस्टिगेट कर गया था कि मुझे एमबीए तो नहीं करना है. वो थॉट आ गया था एमबीए में करना है तो सिर्फ ऑपरेशंस में जाना है, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होता है. So काफी लोगों ने उस समय मेंटरिंग भी किया है तुम्हारा प्रसून. Yes, sir. How important is the role of a mentor in anybody's life? Of course, your life you have had a lot of mentors, but why is it, I mean, we are just going off track since we are talking about it, so I'm just asking, why is it important to have a mentor? सर मुझे लगता है कि बिना मेंटर के लाइफ में मैं वही सेम चीज दोबारा दोहराना चाहूंगा कि फिर आप किसी के मेंटर बनोगे किसी दिन, और ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ में लेट हो सकता है कि आपको, आज जैसे आप ही हैं, पुनीत सर हैं, वो जो चीजें जब उन्होंने मेरे को सही टाइम पे मैंने उनसे सजेस्ट, एक व्यक्ति को खुद भी समझ में आना चाहिए कि मुझे मेंटर की जरूरत है. कई बार हम लोग पता नहीं किस डायलेमा में रहते हैं और क्या परसेप्शन में जीते हैं कि मुझे नहीं जरूरत है किसी की. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपके माँ बाप भी मेंटर होते हैं, आपके बड़ा भाई, छोटा भाई भी, बहन, कोई भी हो सकता है, और आपको बाहर से भी कोई मेंटर चाहिए होता है. ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैंने सीखा है. I think that's very important because you have to have a mentor from your industry. You also have to have a mentor outside your industry. Yes. So that you get a different perspective from that person. When you go and talk to that person, he can give you a unbiased, unprejudiced view about the fact. He can also have a bird's eye view because he is not in that situation. So I fully agree with you. Having a mentor is extremely important. A lot of people are doing a lot of mentorship programs. We
are also going to start a mentorship program for GESU students, जहाँ पे people like you know, a lot of other seniors also, you know, who would like to mentor uh, the current students of GESU as well as some alumni of GESU, if anybody wants a mentoring to be done. So I think हमारे सीनियर्स काफी अप्रोचेबल है, मुझे उस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज वी आई हैव बीन टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल. मुझे भी उनसे बात करके बहुत फायदा हमेशा ही मिला है, और एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है दैट यू नो यू हैव सम पीपल टू फॉल बैक ऑन. सो आई फुली एग्री विथ यू. दैट इज द very important phase of your life, and that's a very important part of your life, mentoring. So once that phase of your डिसाइड कर लिया कि अभी चलिए ठीक है, मुझे अब एमबीए तो नहीं करना है, उसके बाद क्या हुआ? सर फिर मैं घर आ गया था, मतलब जॉब छोड़ के, कुछ पता नहीं था मुझे, सब अपना सामान उठा के मैं घर आ गया, और घर वाले भी शॉक हो गए थे कि क्या करा इसने. और ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं जॉब छोड़ूं, बट पुनीत सर से मैंने बात करी, क्योंकि मुझे लगता है. जी सर. घर पे बहुत डांट पड़ी होगी? नहीं, डांट तो नहीं पड़ी. मेरे फादर बहुत इस मामले में रिबेलियस है. वो बोलते हैं जो नहीं मन कर रहा है तो छोड़ दो उसको. तो उनसे ही वो सीखी हैं चीजें. उनको लगता है कि खाने से जब आप वंचित हो जाओ तब आप सोचो, बट अभी ऐसा तो नहीं है ना कि उनको खाने को नहीं मिल रहा, तो जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका ऐसा कहना है. तो फिर जब घर आया तो सर टेस्ट का मेरे को पता था पहले से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का, कि ऐसा एक कॉलेज है जो कि बहुत ही अपने एक लेवल पे है. बट क्योंकि हम आर्ट्स से बहुत दूर रहते हैं, हमारी पूरी सोसाइटी आर्ट्स से बहुत दूर रहती है, हम उस डायलेमा में रहते हैं कि जहाँ आर्ट्स के लोगों को हम बहुत ही कहेंगे कि इग्नोरेंट समझते हैं, या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल जीरो समझते हैं उनका, बट ऐसा नहीं है. तो मैंने सर वो एग्जाम दिया, और मेरा एक फ्रेंड भी था, वो दे रहा था बहुत टाइम से, रवि गंगवानी करके, पुनीत सर जानते हैं उसको. वो भी ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो मैंने सोचा कि मैं भी देता हूँ, सब्जेक्ट चूज करता हूँ. बट मेरा इन्फ्लुएंस सर एचआर का था, बिकॉज आई वाज इनटू एचआर एंड ऑपरेशंस बहुत ज्यादा. तो मैंने सोचा टिस का एचआर इज बेस्ट, एचआर पहला भरता हूँ, उसमें 3 कोर्सेज भर सकते हैं. देन आई चोज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट. तो मैंने एग्जाम दिया, और लकीली मेरा उस साल सारे एग्जाम्स में हो गया था. मेरा एमबीए के भी अच्छे कॉलेजेस से कॉल आ गया था, टॉप कॉलेज से कॉल आया, फिर टिस से भी कॉल आ गया लकीली. तो वो एक अलग खुशी थी टिस की, पता नहीं क्यों थी, बट थी. तो उसकी अब तैयारी करने का था सर, क्योंकि वो बहुत टफ रिटर्न होता है उसमें, फिर इंटरव्यू होता है, तो बड़ा फेज था उसका क्लियर करना. फिर पुनीत सर से बात हुई, लोकेन सर से बात हुई. तो लोकेन सर ने तो मुझे एक ही चीज बोली कि प्रसून, मुझे अभी भी ध्यान है कि अगर ये चीज तेरे को अलग लग रही है, तो बाकी बहुत सारी चीजें ना एक सेम कांस्टेंट है. तो ये इसको अगर तूने कर लिया, ये मेरी बात मान, मतलब मुझे आज तक वो सर के वर्ड्स याद आते हैं कि ये अगर तूने अभी बात मान ली, ये फ्यूचर में तेरे को कुछ ना कुछ तो नया देगा, बहुत डिफरेंट है ये. तो यहाँ पे सर बोलते हैं कि मेंटरशिप इसलिए काम आती है क्योंकि उनको वो विजन दिख रहा था. पुनीत सर ने मुझसे बोला कि ये एमबीए इंजीनियरिंग सबने करी है, ये कुछ नया है, और ऐसा तो नहीं है कि आप किसी नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, आपको अच्छी जगह से कॉल है. वहां पे सर से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिला. और अपने एक उल्लास पाटिल सर हैं सर, वो हमेशा ही मुझे बोलते थे कि कुछ नया कर, ये क्या सेम रिपीटेटिव चीजें करता रहता है. तो उल्लास सर ने भी बहुत खुश हुए जब मैंने बताया सर मेरा हो गया. फिर उनके पास मैं रुका जब इंटरव्यू देने गया. उन्होंने 7 दिन मुझे, सुब्रत सर थे और वो उल्लास पाटिल सर, उन्होंने मेरे को रोज मेरा इंटरव्यू लेते थे शाम को आके, क्या पढ़ा, कैसे जवाब देगा. वो मेरे को बहुत हेल्प करा सर. मतलब इंटरव्यू में जाके जब मैं बैठा था तो कहीं मुझे ऐसे वेग टाइप की फीलिंग नहीं आ रही थी, इवन दो आई वाज नॉट अवेयर ऑफ हाउ मच थिंग्स आई नो अबाउट सोशल सेक्टर. स्कीम्स का आपको कुछ पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ रहता है. बट डिस्कशन में हुआ, पुनीत सर ने बहुत टिप्स दी कि कैसे बात करना है. सर से मैंने बोला सर क्या बोलूं, कैसे बोलूं. तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि उस योगदान पहुंचने का मैं अकेला नहीं था. माँ बाप का आशीर्वाद वो तो रहता ही है, बट सीनियर्स का ब्लेसिंग्स भी और गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वहां से सर मैं टेस्ट पहुंच गया. ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था मेरी लाइफ का. So how was your life in TIS? तुलजापुर. सर आई वुड से कि लाइफ तो मेरी गेसू की बहुत एडवेंचरस रही है, बट टिस पहुंच के मुझे समझ में आया कि बड़े कॉलेज में पढ़ने के क्या फायदे हैं. पहला दिन कैसा था टिस में? पहला दिन सर बहुत ही डाइवर्स था. मतलब मेरे बैच में उस टाइम एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि 12 या 15 सीटें होती हैं, और उसमें फिर बाकी सारे जगह के लोग आते हैं.
पूरे इंडिया से लोग रहते हैं, बड़े-बड़े कॉलेजेस से रहते हैं। जैसे मेरे क्लासमेट में लेडी श्री राम की 2 बैचमेट्स थी। हम सोचते थे, हम जैसे न्यूज़ में देखते हैं कि जिनके 99 परसेंटाइल आते हैं, वो लेडी श्री राम और सेंट स्टीफेंस और यहाँ जाते हैं। आज वो मेरे क्लासमेट थे, तो अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही थी कि चलो कुछ तो जीवन में एक नया अच्छा काम करा है। बट थोड़ा-सा नया एक्सपीरियंस था सर, क्योंकि शहर से, पुणे से एकदम आप बोल रहे हो कहाँ जा रहे हो, तो मैंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोर्स छोड़ दिया था मुंबई में, क्योंकि मुझे लगा यहाँ बहुत पैसा खर्चा होगा, तो थोड़ा-सा मुझे फाइनेंशियली भी देखना था। तो मैं तुलजापुर चला गया, जो कि सबके लिए नया है, मतलब मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो हमारा जो कॉलेज था वो सर, एक जैसे गेसू का कैंपस अलग है, वैसे ही वो भी 100 एकड़ का एक तुलजा भवानी मंदिर के जस्ट फ्रंट में एक पहाड़ है, उसको काट के बनाया है। मैं देखता रह गया सर कि ये क्या है, ये कैसे बनाया है इतना अच्छा। तो पहला दिन तो बहुत अच्छा था, लोगों से मिले हम। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स भी आते हैं पढ़ने के लिए, तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म था। शुरू दिन का एक्सपीरियंस था ये। एक नए तरीके का एक्सपोजर भी डेफिनेटली मिला होगा, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट इंस्टीट्यूट्स लाइक टिस, तो अपने आप में एक बहुत वर्ल्ड रिप्यूट का इंस्टीट्यूशन है फॉर श्योर। और you will get a lot of practical on ground exposure. So I want you to talk about that, your projects, किस तरह से काम किया, और suddenly then what made you get into social work and rural development and nature conservation and sustainability and तो सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग हो गया था शुरू में, क्योंकि आर्ट्स में एकदम जाना तो मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है ये सब। इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ मैं, और कुछ पता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बहुत नई थी, और थोड़ा स्ट्रगलिंग हुआ शुरू के 3 महीने। तो टिस इज ऑल अबाउट, मोस्टली उसमें यहाँ पे कॉन्वर्सेशन बहुत होता है, चीज़ों पे डिस्कशन होता है। हमें एक दिन पहले हमारा पूरा एक मूडल करके एक सॉफ्टवेयर था जिसपे सारी चीज़ें अपलोड हो जाती थी, रात में पढ़ना पड़ता था, सुबह डिस्कशन होता था, उस पे फील्ड पे ले जाते थे। हमारा क्लास का मोस्टली इंटरेक्शन फील्ड पे होता था। तो टिस ने आसपास के 4-5 गांव अडॉप्ट करे हुए थे। हमारे टिस का खुद का वाटरशेड था जो कि पानी प्रोवाइड करता था, और बच्चे बहुत कॉन्शियस थे। बीए का कोर्स भी वहाँ पे, तो सबके सब कुछ भी रैंडम चीजें नहीं करते थे, तो एक दूसरे लोगों से भी लर्निंग होती जा रही थी। और उसके बाद में जब मैं फील्ड पे जाना चालू करा, हमारे प्रोफेसर हमको ले गए, ग्राउंड पे ले आते थे। जैसे आपको पता होगा, मराठवाड़ा में आता है तुलजापुर, तो वो दैट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लेस फॉर फार्मर सुसाइड, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत केसेस हैं, बहुत बुरी हालत है। तो वो जब देखा तो एकदम से चेंज हुआ कि क्यों है ये, तो पानी पे ख्याल आया, पानी है उसका रीजन। तो वो एक थॉट वहाँ इंस्टिगेट हो गया था, पानी, पानी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में हमारी एक फील्ड ट्रिप थी जिसमें हम 10 दिन के लिए गए थे, और उसमें बहुत सारा हमने देखा कि किस तरीके से अलग-अलग एनजीओज़ काम कर रहे हैं। अहमदनगर गए, अहमदनगर में मैं पोपट राव जी से मिला, जो अपना एक गाँव है वहाँ पे, मॉडल विलेज है वो, सॉरी नाम भूल गया, हिरवे बाज़ार। हिरवे बाज़ार में है सर, वो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, कैसे उन्होंने पूरा सेटअप करा। तो व्हेन यू मीट दीज़ काइंड ऑफ पीपल, यू एक्चुअली गेट इन्फ्लुएंस्ड, जस्ट नॉट सीइंग कि आपने क्या कर रहे हो, बट आप क्या पढ़ रहे हो, तो वो आपका रिलेशन दिखता है आपको सामने। वो बहुत अच्छी जर्नी थी। फिर वहाँ से सर जब दूसरे सेमेस्टर में गया, तो दूसरा मेरा स्ट्रगल वहाँ पे ये था कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ एज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। सो मेरे वन ऑफ माय प्रोफेसर इज देयर, प्रोफेसर रमेश शक्तिवेल सर, जो अभी एनआईआरटी में एक डिपार्टमेंट के डीन है। उन्होंने मुझे बताया कि, क्योंकि वो भी इंजीनियर थे, और उन्होंने फिर मुझे बताया कि रीड अबाउट माइकल शूमैकर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मतलब आज सब अगर सुन रहे हैं तो बोलना चाहूंगा कि सब पढ़ें उसको। एक इंजीनियर को क्या मोटिवेशन दे सकता है, वो किताब में बताया हुआ है। आप किस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और उसमें गांधी जी से वो बहुत बड़े फैन थे, माइकल शूमैकर, तो उन्होंने करा था। दिस इज नॉट माइकल शूमैकर फ्रॉम F1 रेस, तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कई बार। तो फिर सर इसमें जो एक मेजर मेरा जो थॉट प्रोसेस चेंज करने वाला इंसिडेंट था, वो मेरा पहला फील्ड वर्क था, जहाँ पे मुझे इन्होंने कॉलेज की तरफ से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक प्रोजेक्ट दिया था। और आप समझ सकते हैं कि आज तक हम फैमिली में नहीं बात होती है उन सब चीज़ों की, एक टैबू है वो, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, वुमेन पे बात करना। और वो प्रोजेक्ट में आप जाके गाँव में आप लोगों से बात कर रहे हो, महिलाओं से बात कर रहे हो, उनको बता रहे हो कि
ये एक हेल्थ इशू है, ना कि टैबू है। वो वहां से सर बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। आप लाइफ और सोसाइटी को अलग तरीके से देखने लगते हो। तो वो था। फिर पानी पे एक मेरा कंसर्न अलग से था। तो पानी पे मैंने बहुत पढ़ा। मैं एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट है केजे जॉय सर, उनका ऑर्गेनाइजेशन है पुणे में इफ पुणे पीपल आर देयर यू कैन दे कैन मीट हिम, ही इज अ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, और पानी पे उनका बहुत काम है। तो उन्होंने फिर बहुत सारा नॉलेज दिया मेरे को। फिर मेरा उस टाइम समझ में आ गया कि मेरे को डेजर्टेशन वाटरशेड पे ही करना है। देन वाटरशेड पे डेजर्टेशन करते टाइम पे सर मुझे समझ में आया कि ये तो वो हो गया रेगुलर जो लोग कर रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट एल्स आई कैन डू एज अ इंजीनियर। तो मुझे फिर शुक्ला सर की उस दिन याद आई जब शुक्ला सर ने बहुत डांटा था मुझे कि तुम गेम थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैंने सर्च करना चालू करा कि डिसीजन मेकिंग वाटर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज में इतनी इंपॉर्टेंट है, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर समथिंग रिलेटेड टू वाटर एंड गेम थ्योरी। तो मेरा डेजर्टेशन मैंने गेम थ्योरी पे लिखा था वाटर का। मेरे को नहीं लगता किसी और ने मेरे को नंबर नहीं मिले उसकी वजह से, यू नो आयरनी ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट। तो आई डिडंट गॉट द मार्क्स बट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ दैट। तो वो एक मेजर चेंज था मेरे लाइफ में, टेक्नो सोशल प्रोफाइल के लिए आप कह सकते हैं। Now, I would like to understand your work during TIS, because when you are representing an institute like TIS and you are going to see a village, तो गांव पहले देखना और जब इस इंस्टीट्यूट में आ जाते हो, तो जब आप गांव की फिर विजिट दोबारा करते हो, I think there is a big difference in the perspective with which you are looking at a village. Because जब आप पहली बार जब गांव देखते हो तो आपको सब कुछ बड़ा सुंदर, खूबसूरत, बड़ा high level of oxygen, you know, you feel energetic. But you don't know the socio-economic background. You're not aware of the diverse culture, the diversity in the village, and other issues as well. So how how did you see a village, when you went to TIS and you had your field visits? सर जैसे मैं तो गांव से ही हूँ, गांव तो छुट्टियां मनाने जाते ही हैं, और हम सभी आज गेसू में जितने भी लोग हैं सब एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, गांव से चीजों को जानते हैं, बहुत रूट्स है उनकी, रिच कल्चर है अलग अलग जगह का। मुझे लगता है हम भूल जाते हैं। इंजीनियरिंग के टाइम पे मैं भूल गया था मैं कहाँ से हूँ। एक वो डायलेमा में, डिसेप्शन में रहना बहुत बड़ी गलत चीज है, क्योंकि आप अपनी रूट से नहीं जुड़ेंगे तो आप मोटिवेटेड नहीं फील कर पाएंगे। ये मैंने सीखा ये चीज। I think that's दूसरा, a big thing. यस सर, You तो have to remain connected with your roots. तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मेरा बढ़ गया उससे। और जब मैं टेस्ट में था तो पहले हम बहुत अच्छा थे, अरे किसान जा रहा है, अरे बैलगाड़ी जा रही है, अरे हैंडपंप से पानी निकल रहा है। अब जब आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कि उस हैंडपंप में पानी लेने के लिए एक औरत दूसरे कोने से आती है, और जब अब मैं गांव जाता था टिस में ही था जब हम फील्ड वर्क पे जाते थे, तो ये नहीं लगता था मुझे कि अरे हैंडपंप मिल गया, बट मुझे ये लगता था कि हैंडपंप कितनी दूर लगा है एक महिला के घर से, एक परिवार से, या फिर किसी कास्ट से बिलोंग कर रहा है उससे। वो स्ट्रगल आप देखिए एक पानी के लिए जो कि हमारे घर में आता है। मतलब हमको ये कभी समझ नहीं आया। आज जल जीवन जैसे मिशन जैसा बड़ा, इतना बड़ा स्कीम है जो कि टैप वाटर की बात कर रही है, और हम जान नहीं पा रहे हैं इस चीज को कि गांव में ये सब चीजें हैं। गांव में फसल बर्बाद हो जाती है, बेचारा मुआवजा नहीं मिलता किसानों को, कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो किस तरीके से हम बोलते हैं हमारी मुसीबतें लाइफ में, हमारी जीरो मुसीबत है, हमारा बॉस चिल्ला देगा, ज्यादा से ज्यादा आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी, यही होगा शहर में। बट ये नहीं हो सकता कि आपने 6 महीने मेहनत करी थी और आपकी फसल बर्बाद हो गई, आपको पता ही नहीं अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपको नेक्स्ट फसल लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें सर देखी मैंने। पानी देखा, वहाँ का एनवायरनमेंट देखा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट चीजें उस टाइम थोड़ा कम थी, डिफरेंट कल्चर्स के किसानों की फेथ देखा सर मैंने। फेथ देखा कि हमारा इंडिया, मुझे लगता है कि पूरा रूरल साइड जो एग्रीगेरियन सोसाइटी है, वी पीपल एज अ इंजीनियर वी लिव इन सिटीज। हम जो एक पिज्जा खाते हैं उसका गेहूं भी किसान के घर से आता है। ये चीज मुझे तब समझ में आ गई थी जब मैं पुणे में था कि ये हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि जो भंजेवाड़ी फेज 2 का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो कितना बड़ा अल्ट्रा सेंसिटिव एरिया है और बहुत कंट्रोवर्शियल था। ये हमको बाद में कॉलेज आके पता चला। तो किस तरीके से लोगों को आप एक लाइवलीहुड का नहीं समझ पा रहे हैं,
फिर गाँव अभी जब भी जाता हूँ तो उस तरीके से मैं कई तरीके से देख पाता हूँ। I think that's very important because the first thing that you said hit me very hard कि हम देख रहे हैं हैंडपंप में से पानी आ रहा है, लेकिन उस पानी को भरने के लिए जो महिला आ रही है वो कितनी दूर से आ रही है उसको, because there are lots of villages in places like Rajasthan and all जहाँ पर पानी लेने के लिए कई कई किलोमीटर तक आज भी लोगों को पैदल घर की महिलाओं को जाना पड़ता है. So I fully appreciate the way you are talking about all these issues. So how did again coming back to your your techno social background, how did you use your engineering knowledge to improvise and develop your unique idea that you have developed there? सर कॉलेज के टाइम पे तो मेरा वही था, जो मेरा डिसर्टेशन बहुत यूनिक था, बहुत डिफरेंट था. उसके अलावा आई स्टार्टेड रीडिंग मोर अबाउट कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी. तो मैंने कल्चरल इकोनॉमिक्स पे पेपर लिखा. आई वेंट टू बांग्लादेश कॉलेज की तरफ से. और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, क्योंकि इंडिया बीइंग अ वेरी डाइवर्स नेशन, हमारे यहाँ पे बहुत कल्चर है, बहुत क्रिएटिविटी है. तो वो क्रिएटिविटी कैन कैसे, मतलब दिस कैन बी अ वेरी गुड इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च की किस तरीके से वो सर्कुलर इकोनॉमी में काम करता है. तो वो उस चीज को मैंने उस टाइम करा, मैं प्रेजेंट करने गया. और फिर डाइवर्स में सर हमेशा मेरा ये था कि मैं ढूंढता रहता था कि ये फील्ड कैसे कनेक्ट होता है और चीजों से, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सॉफ्टवेयर साइड हो. तो मेरा इंजीनियरिंग के टाइम से मन था कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में काम करने का सर, क्योंकि वो अपने टाइम उस टाइम आई गॉट टू नो एक जूनियर है कोई जो IIT में कर रहा है, मैंने कहीं देखा था. बट मेरा बहुत बड़ा पैशन कह सकते हैं, या फिर ठीक है मैं कैसे करूं, बट फिर वो हो नहीं पाया. बट जब मैं यहाँ आया टिस में, तो मेरे साथ से बहुत अच्छा हुआ. जब मेरा प्लेसमेंट हो गया, आई गॉट प्लेस्ड इन 3 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टॉप ऑर्गेनाइजेशन. वो भी एक बड़ी स्टोरी की सर. मेरे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन थे. बैंक था, जंगल वाला ये फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी एक था, और एक एजुकेशन था. बट मेरे सबसे कम सैलरी वाला ज्वाइन करा, कि पता नहीं अंदर से वो था कि मैं अगर काम करूंगा तो मैं बिल्कुल रेलेवेंट काम करूंगा, चाहे मुझे पैसे कम मिले. अब पैसा तो मैंने सेक्रीफाइस कर ही दिया था इंजीनियरिंग के से सोशल साइंस में आने के बाद में. बट फिर मैंने सोचा कि लेट्स डू दिस, कम से कम पेड़ के लिए काम करते हैं, जंगल के लिए काम करते हैं. तो मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया, और उन्होंने मंडला मेरे को पोस्टिंग दी थी. अब ये चैप्टर बाद में आएगा, इसके बीच में बताता हूँ सर कि किस तरीके से मैंने एक फेलोशिप में अप्लाई करा था, विच वाज कुंभ मेला एक्सपेरिमेंट. मैं सबको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि प्रसून उस टॉपिक के ऊपर हम लोग ऑफ कोर्स बाद में आएंगे. द काना चैप्टर विच इज परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर entire journey, which I feel. Prasoon has written a lot of research papers, और जिनको प्रेजेंट करने के लिए has gone to many countries, like has gone to Indonesia, Bangladesh and other places. And the kind of dissertations and the kind of research papers he has published, they are of international repute. So really good going, Prasoon, at such a young age, and with the kind of experience that you have gained in very few years. It's really commendable. थैंक यू सर. Yeah. और सर उसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे सीनियर्स का भी रहा है. जब मैं, क्योंकि फाइनेंशियली तो डील कर ही रहा था बैकग्राउंड में, जब टिस में भी था. बट मेरा एक पेपर सिलेक्ट हुआ था सर इंडोनेशिया में, वर्ल्ड विलेज कॉन्फ्रेंस में. वो सेम कल्चरल इकोनॉमिक्स में ही था. और उसके लिए मुझे लोकेन सर ने, चिपतिक सर ने, व्यास सर ने, ऐसे बहुत सारे सीनियर्स ने कंट्रीब्यूट करके दे पेड फॉर माय टिकट्स एंड फंडेड माय ट्रिप. So even after your stint in this, Gisu ने पीछा नहीं, rather Gisu ने पीछा नहीं छोड़ा. पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, कहना का ये मतलब है कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा. मतलब मैंने भी नहीं छोड़ा सर. मैं भी पीछे पड़ा रहता था सर लोगों के, कि कैसे हो पाएगा सर, हेल्प कैसे करेंगे, या मैं कैसे करूं, कुछ तो बताइए. तो कहीं ना कहीं से उन्होंने बोला कि मतलब मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था वो वर्कशॉप में, जहाँ पे वो वर्ल्ड विलेज कॉन्फ्रेंस, उसमें 256 या पता नहीं बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए थे सर. तो वो बहुत अच्छी लर्निंग थी. उसने भी बहुत अच्छा रोल प्ले करा. उसी बीच में सर मेरा एक ड्रीम और पूरा हुआ था टिस में निकलने के बाद में, कि आई गॉट सिलेक्टेड फॉर अ लीडरशिप समर स्कूल इन IIM उदयपुर. उसमें सिर्फ 15 लोगों का सिलेक्शन होना था, जिसमें कि
10 लोग, 5 लोग यूएस के थे और 10 लोग इंडिया से थे। और हम्म, हम उसमें, आप IIM उदयपुर का एक कोर्स है 2 महीने का, उसके लिए अप्लाई करा था और वो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, जस्ट बिकॉज़ मेरे डेजर्टेशन के कारण, बिकॉज़ दे आल्सो लाइक्ड कि इसका डेजर्टेशन बहुत डिफरेंट है। हम्म, और वहाँ से सर मेरा ट्राइबल और जंगल एक्सपीरियंस चालू हुआ था, क्योंकि जब मैं वहाँ प्लेस हुआ आफ्टर कुंभ मेला एक्सपेरिमेंट, जब मैं वहाँ गया वो समर स्कूल के लिए, तो मैं राजस्थान के, साउथ राजस्थान में कोटड़ा ब्लॉक करके वहाँ मैं प्लेस हुआ था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। और उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने जब काम करा तो मुझे समझ में आया कि किस तरीके से हम जिस तरीके से सोचते हैं, हम मतलब मैं बता रहा हूँ, कल्चरल शॉक मुझे मिले कि हम सोचते हैं हम बहुत ही सात्विक और हम बहुत ही समझदार, डिसेंट, वेल कल्चर्ड लोग हैं, बट ऐसा नहीं था। वहाँ पे मैंने देखा कि किस तरीके से लिबरल जो एस्पेक्ट है वो उन ट्राइबल्स का है, कि वहाँ पे आज भी ट्राइबल लोग, दे डोंट वेयर क्लोथ्स और वेयर अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ, इवन वुमेन आल्सो। और उनको कोई शर्म नहीं है उस चीज की। शर्म हम ले, मतलब मैं समझ रहा हूँ किस तरीके से सर हमारे जो माइंडसेट में अडेप्टेबिलिटी आती है, कि मैं खुद शर्मा गया उनको देख के, बट वो नहीं शर्माए क्योंकि वो उनका कल्चर था। तो कई-कई बार मुझे लगता है कि हम एक बहुत ही एक सेल्फ क्रिएटेड बबल में रहते हैं, जहाँ सबको अपने तरीके से देख रहे होते हैं कि ऐसा है। पढ़ाई पढ़ाई करके हाँ, लिबरल होने की जगह शायद हम ज्यादा कन्फाइंड हो गए हैं। हाँ। और मुझे ऐसा भी एक चीज़ और ये भी लगती है सर, कि हमको लगता है कि हमने पढ़ लिया है तो हमको दिखाना है। हम्म, मतलब ये तो मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि क्यों दिखाना है आपको? क्योंकि सब अपने तरीके से, एक किसान आदमी जो फसल उगा रहा होता है वो भी समझदार होता है। आपसे तो ज़्यादा जानता है वो, क्योंकि वो कई लोगों को फीड कर रहा होता है। करेक्ट। तो आई थिंक कि वो वहाँ से फिर सर मेरी जॉब का दूसरा चैप्टर चालू होता है, काना वाला। उस बीच में एक और, सिंस यू मेंशन्ड दैट, about the Kumbh Mela, because it's a once in 12 years experience. वो रोज रोज हर किसी को नहीं मिलता है। तो हाउ वाज दैट, और वो क्या था वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में यू हैव वर्कड डे एंड नाइट ड्यूरिंग दैट टाइम? आई एम अवेयर ऑफ दैट। सर वो प्रोजेक्ट कोमेला एक्सपेरिमेंट था, जो कि एक ISC बैंगलोर और यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम का प्रोजेक्ट था, विच वाज ऑन कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेज बेसिकली। और वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोजेक्ट था ISC बैंगलोर का, जिसमें कि वो क्राउड बिहेवियर, क्राउड डायनेमिक्स चेक कर रहे थे टू रिड्यूस द स्टैम्पीड इन द बिग इवेंट्स लाइक दिस, बिकॉज कुंभ मेला बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड का, जिसमें कि इतना सारे लोग इकट्ठे होते हैं। करोड़ों और लोग आते कुछ, हैं, छोटी सी हाँ, जगह करोड़ों, में बहुत जी, सारे लोग का हाँ। मूवमेंट होता है। तो उसमें ही हमारा लैब थी, जो कि पायलट बाबा के बगल में ही थी। उन्हीं को जानते, खाना खाने जाया करते थे उनके वहाँ। तो उनके साइड में हमारा लैब बनाया था, छोटा सा मैंने सेटअप था बहुत बार उसमें। लंगर में खाया। आई वाज पोस्टेड इन इंदौर एट दैट टाइम। और हाँ, उस समय एक महीने का समय ऐसा था जब कुछ काम नहीं होता था। और आप उस तरफ गए हैं तो आपको लंगर में जरूर खाना, और बहुत अच्छा खाना मिलता है। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है। शुद्ध देसी घी के अंदर आपको बनी हुई बना हुआ ये खाना सर। मिलता है। तो तो सर वहीं से फिर वो एक्सपेरिमेंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने क्राउड डायनेमिक्स चेक करे। मैं रूरल पीपल डायनेमिक्स देख रहा था, रूरल हम्म, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, जिसमें कि हम देखते थे कि किस तरीके से, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल होती है इन बड़े इवेंट्स में। correct। फेथ बहुत है हमारे सोसाइटी में सर। ये एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मैंने एक चीज और टेस्ट में देखी, कि हमारा जो इंडिया है, जो एग्रीगेट सोसाइटी है, 70% रूरल इंडिया, वो फेथ पे जी रहा है। और कितना इम्पोर्टेंट है, आप पंढरपुर यात्रा देखेंगे जैसे पुणे के पास में जो होती है, और चाहे तुलजा भवानी टेम्पल वाली हो, चाहे अपने यहाँ पे उज्जैन में भी एक यात्रा होती है। पंचकोशी तो यात्रा। ये, हाँ, पंचक्रोशी यात्रा है। तो ये सर इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी के डायनेमिक्स में और मोटिवेशन में और एक दूसरे के सिस्टम में, कि आधा हमारा देश इसी में चल रहा है। हम्म, और इसके बाद सर जब वो एक्सपेरिमेंट करा, उसमें तो मुझे एक मेरा स्पिरिचुअल जर्नी चालू हुई वहाँ से। मैंने हिंदुइज़्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, और जिस तरीके से हमारे उसमें इतने करोड़ों देवी-देवताओं की बात होती है, लोगों की बात होती है। मतलब आप उज्जैन में रहे और महाकाल बाबा की नगरी में हैं, बट क्यों इम्पोर्टेंट है, जब मैंने वो रिसर्च के थ्रू पढ़ा, तब मुझे समझ में आया। और क्यों अंग्रेज पागल हैं। मतलब हम क्यों बाहर भागना चाह रहे हैं। मुझे वहाँ से वो थॉट प्रोसेस चालू हुई कि हम तो बाहर जाना चाहते हैं, हम तो बाहर रहना चाहते हैं, ये तो यहाँ आ रहे हैं। ये ये कैसे हो रहा है उल्टा। वो थॉट वहां से चालू हो गया था कि इंडिया इज नॉट व्हाट यू थिंक। इंडिया इज वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स कल्चर के मामले में। तो वहां से वो चीजें सीखी सर मैंने बहुत। फिर पुनीत सर से भी डिस्कशन हुआ इस पे कई बार। मैंने वहाँ बहुत बड़े बड़े बाबाओं से मिला, हिडन बाबाओं से। तो
it was good experience. Photography started from there. उज्जैन के बारे में एक और बात, कई बार जब मैं हम लोग आपस में भी जब कभी बात करते हैं तो हमेशा एक ये बात आती है कि कोई इंसान जब न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे या मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करता है और उसको जब मध्य प्रदेश जाना होता है तो वो शायद इंदौर को ना इतना पहचानता हो, लेकिन उज्जैन के बारे में उसे सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो हम लोग कई बार अपने शहर को थोड़ा अंडरमाइन करते हैं। वी इट्स अ सैड थिंग, लेकिन हम लोग को हमारे शहर के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में हमको बाहर से जब इंफॉर्मेशन मिलती है, देन वी स्टार्ट वैल्यूइंग इट। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर इन ऑर्डर टू सी कि जो लोग इन सब चीजों के लिए काम कर रहे हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, हमारे शहर का एक ब्रांड बने, हमारे कॉलेज का एक ब्रांड बने। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस। सो कुंभ मेला तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम और एक बहुत जोरदार इवेंट होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो हाउ डिड यू फाइंड, मतलब कैसा एनालिटिक्स का कैसे उसमें आपने यूज किया, यू नो? तो बेसिकली सर वो एक नया करियर अपॉर्चुनिटी थी देखा जाए तो। अभी तक मैं उस पर इतना डीप में काम नहीं कर पाया, बट आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर। मुझे पहली बार समझ में आया कि सोशल साइंस में भी कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेस व्हेन आई स्पोक टू यू, बिकॉज़ आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि सोशल वर्क मतलब वो एक होता है कि एक झोला लगा के और वो गाँव-गाँव जाने वाला व्यक्ति होता है, बट द the impression that I am carrying about social work is now very very different after I spoke to you, because जो चीजें तुमने मुझे बताई कि जो तुम काम करते हो, जिस तरह का काम करते हो, we'll come to that, what work you do, but it's really different from what people think. Social work is not what people think, you know. Social work is very very different from what people think. तो सर वो एक फील्ड ऐसा था जो कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, एंड देयर वाज सम वेरी वेरी रिनाउंड पीपल इन दैट। डॉक्टर पीटर स्लूट थे जो कि अपने खुद के मतलब उनके 40,000 साइटेशंस हैं, मतलब इतने बड़े प्रोफेसर हैं। 500 550 पेपर है। वो बिहेवियरल मॉडल पे काम करते हैं। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करे हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स के विंग्स फ्लैप करने पे। मतलब दिस काइंड ऑफ रिसर्च हैज बीन डन इनटू दिस, यू नो, इन सोशल साइंसेस। और उसके बाद में जो आईएससी थे वो अपने सीनियर ही थे, आशीष सर, 96 97 बैच के हैं। ही वाज लीडिंग दैट प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में सर बेसिकली हमने ये देखा था कि क्राउड कैसे मूव होता है। तो उनको हमने ब्रेसलेट्स दिए थे, ड्रोन से हमने उनको कैप्चर करा था, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे कि अगर एक जगह पे बहुत सारे पब्लिक आती है तो वहाँ से डिजीजेस कैसे प्रोपोगेट होती हैं और लोग कैसे मूव करते हैं, क्या रास्ते होने चाहिए, क्या मैकेनिज्म फॉलो होना चाहिए। तो इसके उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, जिसमें मैं एक एक्सपेरिमेंट का टीम लीडर था जो कि रूरल पॉपुलेशन से रिलेटेड था, कि हाउ रूरल पीपल मोबिलाइजेस फ्रॉम सिटीज, दे कम हियर, स्टे हियर, एंड देन दे कैन एक्चुअली हैव दर्शन भगवान के लेके, और फिर कैसे करते हैं, तो वो कैसे डायनेमिक्स मूव होता है। So, यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आर such fields which are actually relevant to your real life problems. Yes. Also, social sciences के अंदर उसका बहुत ज़्यादा utilization भी है, the way you are saying. And जो लोग statistics को पढ़ते हैं, जो लोग social sciences को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि social science पढ़ने से आप, but there are lots of things and lot of advancements that have happened in social sciences which, you know, people can pursue those kinds of fields as well. So मुझे अभी ये तो कुंभ मेला के बारे में सब बात हो गया। How, what are you currently working on? मतलब what is your current work? क्या करते हो? और you know what is your typical field day looks like? You know जब field में निकलते हो तो क्या करते क्या हो तुम? So currently, though, I'm working for WRI. It's a very renowned research organization in India, which is World Resource Institute. उसमें I'm working as a state head for MP और climate change का project है। तो सीधी मेरी सीधी डिस्ट्रिक्ट एरिया है जहाँ पे सीधी बड़वानी धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज पे ही काम है। उसमें हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन ये सब देखते हैं, प्लांटेशन डिफरेंट टाइप्स का, किस तरीके से कम्युनिटी इंटरेक्ट करती है नेचर से, एंड हाउ कम्युनिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन।
तो ये अभी है। तो अभी तो सर बिकॉज आई एम बिट ऑन अ मैनेजरल रोल, तो उतना फील्ड पे नहीं है, बट जैसे यूजुअली आई गो इन अ मंथ, 1.5 मंथ में चले जाता हूँ एक बार। तो अभी तो गवर्नमेंट के साथ भी बहुत सारे लिंकेजेस हैं, जैसे डिपार्टमेंट के साथ में, तो आई गो एंड हैव मीटिंग्स विद चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट, उनके साथ में मीटिंग है, प्लान कैसे करना है आगे, कुछ उनके रिकमेंडेशंस है या उनको हमको रिकमेंडेशंस देना है। अभी करंटली आई एम वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट ऑफ जल जीवन मिशन, जिसमें हमको गवर्नमेंट को थोड़ा सा बताना है कि कैसे आपकी पॉलिसी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो वी कैन नॉट आस्क देम टू चेंज द पॉलिसी, बट व्हाट यू कैन एक्चुअली इनकलकेट समथिंग मोर इनटू इट। सो ये करंटली मेरा अभी। Kana plays a very, it's very dear to you, यस सर, यस। right? Kana National Park. क्या और कैसे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है तुम्हारी लाइफ का, जो आई मीन द एंटायर इंटरेक्शन दैट वी हैड, the stargazing, and now you have got a knack towards astro photography as well. So tell us more about the life in Kana, because when I was speaking to you, हम लोग बहुत सारी चीजें आपस में बात कर रहे थे, the sound of silence, and breathing lot of oxygen, एक जुगनू देखना और बहुत सारी चीजें. I don't want to elaborate much on that. I think you will be the better person to do that. So tell me more about that. सर काना प्लेड अ वेरी, आई वुड से कि मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था कि मैं वहाँ गया, चाहे रिस्क लेके गया हूँ। बट जिस तरीके से मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था, तो मैं बहुत ही एकदम रिमोट लोकेशन में रहता था, और मेरे अंडर 60-65 गांव थे, और ऑफिस की एक बाइक थी जिसमें मैं जाता था। तो धीरे धीरे जो जो पढ़ा था जिसमें वो इम्प्लीमेंट करना चालू करा। तो मेरे गांव से जहाँ मैं रहता था वहाँ से काना इज 30 किलोमीटर्स। तो एक बार मैं जब 1 महीना आके रुक गया था, तो वहाँ मैं काना गया। तो जब मैं काना जा रहा था, तो बीच में साल एक पेड़ होता है, लोगों को पता होगा, सरई करके कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है उसका इकोसिस्टम में। Yes. सरई का पैचेस है सर वहाँ पे, तो अमरकंटक जाएंगे आप तो वहाँ सरई बहुत मिलता है। तो उसमें टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एकदम उस पैच में, और सरई का पेड़ एक साथ ही लगता है, वो कभी एक सिंगल पेड़ नहीं होता, उसका पैच होता है। तो व्हेन आई क्रॉस दैट ऑन माय बाइक, और मेरे को टेम्परेचर जो ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर डिफरेंस दिखा, तो जब फील हुआ, वो मेरे को हिट करा एकदम से कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ। तो काम तो आप कर रहे हो जंगल में, बट ये कैसे हो सकता है इतना एकदम चेंज। और फिर मैं काना में वहीं पास के गांव में रहता था, तो वहीं रहने लगा। काम तो था ही मेरा, तो दूसरे उसे गांव में जाना। तो फिर मैं सर फिर रूम पे नहीं जाता था, मैं फिर एक बार निकलता था। मेरा एक बैग होता था, कैमरा होता था, एक टेंट रखता था, और मैं जहाँ गांव में जाता था, काम करा, जब मीटिंग होती थी तो वापस आता था, वो वहीं रहता था। तो उस वजह से मैंने जो इंटरेक्शन देखा, लोगों के साथ में रहा, जंगल देखा, नेचुरल लाइफ देखी। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको सर, मेरे सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी वहाँ पे, बट मेरा पैसा खर्चा नहीं होता था। डिमोनेटाइजेशन कब आके निकल गया मुझे पता नहीं चला, क्योंकि कोई भी आदिवासी परिवार के यहाँ चले जाओ, वो अच्छी एकदम प्योर पालक तोड़ते थे, भाजी बनाते थे, और मक्की की रोटी या कुछ भी खिला देते थे। तो कभी मतलब एक सोसाइटी के हिसाब से बता रहा हूँ, काम के हिसाब से सर बहुत सारी चीज़ें थी। इकोलॉजी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, और नेचर को बहुत पास से देखा, एडवेंचर देखा कि कैसे है, और देखा कि एक बहुत बड़ी लर्निंग मेरे लिए रही सर इसमें। मैं बताना चाहूँगा कि मुझे हमको एक बहुत बड़ा डिसेप्शन है, एक कंफ्यूजन है कि हम अगर लंदन जाएंगे तो ही हम ब्रॉड माइंडेड हो पाएंगे, हम सीख पाएंगे। ये वहाँ काना रह के मेरे को समझ में आया है कि आप ये कभी नहीं कर सकते। मैं वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोगों से मिला, नेट जियो के फोटोग्राफर से मिला, और साइंटिस्ट आते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर है, वो वहीं रहती है, साल के 6 महीने वो वहीं रहती है। और देर इज अ वो लेडी whom I worked with, she is known as the mother of tiger conservation। वो उनका एनजीओ वहाँ रिजॉर्ट है, उनके साथ मैंने बहुत काम करा है। तो these kind of people when you meet, you feel blessed with कि आपने कुछ डिसीजन लिए, तो वो आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं जो हर किसी का नहीं मिलता, क्योंकि हम वहाँ पहुंच ही नहीं पाए। आज जब मैं किसी को बोलूंगा कि मंडला चलो, बोलेंगे कहाँ, जंगल ले जा रहा है। बट यू डोंट नो द अदर साइड स्टोरी, कि वहाँ पे लोग पत्ते का नॉलेज रखते हैं। लोग आपको पानी जो पी रहे हो उसका नहीं पता होता कहाँ से आ रहा है, वहाँ लोग पत्ता, मिट्टी कौन सी है, ये पेड़ कौन सा है, ये कब काम आता है, और किस तरीके से। तो वो एक बहुत ही नेचुरल रियल लाइफ जो फील हुई है, वो मेरे सर पूरा माइंडसेट चेंज कर दिया उसने। तो आई नेवर, सो नाउ कान्हा इज माई सेकेंड होम। मेरे पास छुट्टियां भी होती तो मैं कान्हा ही जाता हूँ, मैं इधर उधर नहीं जाता।
तो वो बहुत लाइफ के लिए लर्निंग रही कि सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग सर साइलेंस, जो आपने बोला, जिसमें बोलना चाहूंगा कि आप भीड़ में इतने गुम रहते हो, इतने सालों से मैं बाहर ही था, आप हमेशा लोगों को ढूंढते हो और आप हमेशा बैठ के बात करना चाहते हो, बट हम ये नहीं बोलते कि यार मुझे आज खुद के साथ बैठना है। तो वहां तो क्या होता था कि लोग बहुत बिजी रहते हैं, गांव वाले सुबह गांव चले जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। मुझे लगता है शहर वालों के पास ज्यादा टाइम होता है, बोलते शहर वाले बिजी हैं, बट गांव वालों का टाइम फिक्स रहता है, वो सुबह चले जाते हैं 5 बजे खेत पे, कोई नहीं मिलता है। तो मैं अपना उस टाइम मुझे किसी ने अपने मेरे बहुत क्लोज नेचुरलिस्ट है, सीनियर थे, उन्होंने मुझे कैमरा से इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बर्ड फोटोग्राफी करता था मैं सर, मैंने 200-250 बर्ड्स भी डॉक्यूमेंट करे हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो वहां से मुझे फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग का शौक लग गया। तो ऑर्निथोलॉजी का मैंने कोर्स करा एक छोटा सा, और मैं बैठा रहता था। मैं सुबह 5 बजे उठ के फील्ड जाता था, 6 बजे आके जब काम खत्म हो गया तो एक पेड़ था मेरा फिक्स वहां पे, तो वहां बैठता था मैं जाके, और 2-2 3-3 घंटे बैठा रहता था। सिर्फ खुद की आवाज सुनाई देती थी कि अगर सांस ले रहा हूँ वो भी सुनाई दे रहा है। वो मेडिटेशन था सर, वो फोटोग्राफी नहीं थी, वो मेडिटेशन था। तो उससे मेरे 2 काम हुए, मैं फोटोग्राफी भी सीख गया और बर्ड्स को भी जान गया, नेचर को भी जान गया और नेचर की आवाज जान गया। ये उस बीच में जो थॉट प्रोसेस चलता था सर, वो पूरा फ्लैशबैक देता था आपको। अब तो मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, फिर से दोबारा से थोड़ा जॉब में हो गया, बट अभी मैं जाता हूँ तो मैं वही करता हूँ कि किस तरीके से, मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेचर से कनेक्ट करना, अपने रूट से बार बार मैं इस चीज को जाना कि क्यों आपको गांव जाना चाहिए, क्यों आपको नेचर से जुड़ना चाहिए, क्यों आपको पेड़ से प्यार करना चाहिए। मुझे लगता है पेड़ के पास आप बैठोगे तो भी आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है, विच आई थिंक पीपल शुड लुक इनटू, जस्ट नॉट एज अ टूरिस्ट। कनेक्टिंग विद नेचर इज समथिंग जिसके लिए वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, लेकिन हम लोग अक्सर पिकनिक स्पॉट्स पे और इन सब जगहों पर जाते हैं और जहाँ पर अक्सर बहुत क्राउड होता है, बट गेटिंग इनटू अ जंगल, वहां पर जाकर बात करना, बैठना, इट्स लाइक what you said is absolutely right. It's like meditation. You're talking to yourself. So which is phenomenal. I think it's not every day that you are able to get that kind of environment. So really great. But मुझे एक ये भी चीज जाननी है. You are also working on some projects, with the government. You have also worked with the government of Delhi and government of Madhya Pradesh. So, how is it that the policies are being influenced, और किस तरह से वहां पर काम होता है, गवर्नमेंट क्या इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और what was your role in that and how you could contribute? सर जैसे मैं कान्हा से, फिर जब मैं आई वाज इन Of course, one वर्किंग, another thing is that how easy or how difficult it is to work with government. so I'll answer to that question first. It is very hard because you cannot mend the things as what you want. एक पूरा सिस्टम होता है जिसके लिए आपको काम करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं सुनती है आपको, बिल्कुल उन्होंने हायर इसलिए करा है या फिर टीम में इसलिए रखा है कि कुछ नया आप सुनने को मिले। बट मेरा जैसे सर कान्हा के बाद जब मैं सीएम ऑफिस में था, तो मुझे नया डिस्ट्रिक्ट मिला एमपी का। मैंने एमपी में सर बहुत मैं लकी हूँ कि मेरे को एमपी में पढ़ने को मिला, फिर काम भी करने को मिल रहा है। ये मेरा तीसरा जॉब है जो कि एमपी में है और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में है इस बार। तो बहुत अच्छा एक मुझे बहुत खुशी होती है वो जान के कि ईस्ट एमपी को हमने जाना नहीं है, लोगों को बिल्कुल नहीं जानते कि जबलपुर के बाद क्या है, और वो बहुत सुंदर जगह है। पीपल शुड एक्चुअली विजिट कि वहाँ पे क्या क्या है। मैं तो वो अपने करियर में I have gone to that place and those locations a lot, or I can really vouch for that. I can really understand what you are talking about. बहुत खूबसूरत और बहुत बढ़िया जगह है जबलपुर के बियॉन्ड, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, इसमें क्या है, लेकिन when you go there, you talk to people, you see the natural beauty itself is phenomenal. तो कहीं ना कहीं सर वो जो पॉलिसी में आप बैठते हो तो आप मतलब मुझे लगता है कि हर कोई एक पॉलिसी मेकर हो सकता है, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला चाहे सोशल साइंस वाला हो, अनटिल अनलेस ही नो पीपल। बिकॉज पब्लिक पॉलिसी ही, नाम ही इसमें पब्लिक है, तो आप विदाउट पब्लिक की पॉलिसी कैसे डिजाइन कर दोगे। तो कहीं ना कहीं जब मैं गवर्नमेंट के साथ काम करता था और खरगोन डिस्ट्रिक्ट मुझे नया मिला था, विच वॉज अगेन अ वेरी डिफरेंट सेमी एरिड एरिया, और उसमें एक नए जोग्राफी में काम करना इतनी गर्मी में, तो एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बट नए ट्राइबल्स थे,
पास के एरिया को घूमा, झरनिया ब्लॉक करके वहाँ पे एक बहुत सुंदर ब्लॉक है, वहाँ पे मैंने बहुत घूमा। मैं वहाँ पे भगवानपुर 2 ब्लॉक है, मैं बहुत घूमा सर वहाँ पे। बहुत बहुत ही चीजें आपको एक्चुअली पता चलता है सर कि आपकी लाइफ कितनी सिग्निफिकेंट है इन सब चीजों में, क्या आप कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप जब गवर्नमेंट को वो चीज बताते हैं तो कहीं ना कहीं चेंजेस आपको लगता है कि हाँ ये सुन रहे हैं। तो पब्लिक पॉलिसी में मैंने काम करना चालू करा, फिर मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उसके बाद काम करा, केजरीवाल टीम में था मैं, आई वाज एडवाइजर टू देम वेयर आई वर्क फॉर कोविड रिलीफ टीम, क्योंकि कोविड आ गया था तो कोविड में पूरे टाइम काम करा। तो आई वाज वर्किंग फॉर अ कोविड रिलीफ टीम ड्यूरिंग देयर आंगनवाड़ी, एक प्रोजेक्ट है उनका बहुत बड़ा, उसके लिए काम करा। तो देन आई रियलाइज कि फिर उसके बाद मैं वहां से जब स्विच कर गया था कि चलो ठीक है कुछ नया करते हैं, आई वाज वर्किंग फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आई एम नागपुर के लिए। तो अगेन आई एम हैपेंड इन माय लाइफ, पढ़ने को तो नहीं मिला, थर्ड टाइम ये सर, थर्ड टाइम। बीच में एक आई एम अहमदाबाद का भी प्रोजेक्ट करा था मैंने, तो थर्ड टाइम फुल टाइम जॉब है सर, आई वाज सिटिंग इन, तो एक नया एक्सपीरियंस था। तो पब्लिक पॉलिसी का सर बहुत एक नया फील्ड है, और जरूरी नहीं है कि आप उसमें उसी में फील्ड में आप पढ़ के ही काम करें। हर कोई पब्लिक पॉलिसी में जा सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो इट्स अ वेरी गुड career, you could say career sector you can work in, So one can work in. the people who are listening right now, Prasoon has worked with three main and big IIMs of the country. IIM Ahmedabad, IIM Nagpur, and IIM Udaipur. So तीनों जगह पे Prasoon has contributed, through his research, and IIM जाना कई लोगों का सपना होता है, लेकिन बहुत से लोग जा नहीं पाते हैं। आई थिंक Prasoon, यू हैव यहाँ तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 3 IIMs के साथ में काम किया है। और सर वो भी सबसे बड़ी बात है कि जब मैं भी जाना चाहता था, मैं भी, आई वाज मैड फॉर IIM, और आज मैं एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ के आई वाज वर्किंग विद IIM, सो दैट्स अ वेरी, मतलब मेरे लिए खुद के लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग देता था कि चलो वैसे नहीं तो ऐसे ही सही। ट्रू। एक बात मुझे और बताओ, जो हम लोग, व्हेन वी टॉक अबाउट योर वर्क, you're working a lot on you know ecology, you're working on conservation of nature, and lots of other things. So you're also working on some special projects. I was you told me about millets and honey, and सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि असली हनी की पहचान कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए, मेरे लिए तो खास करके बहुत बड़ा सवाल है कि इतने सारे एडल्ट्रेटेड और इतने पता नहीं कितने टाइप के हनी मार्केट में आते हैं, असली शहद की पहचान कैसे करते हैं? वो बाकी सब बताओ, लेकिन ये जरूर बताओ। सर मैंने तो शहद पे बहुत काम करा है, पिछले 5-6 साल से काम कर रहा था कि कैसे, मतलब हनी मुझे लगता है मैं 100-150 लीटर हनी पी गया हूँ अभी तक 5 साल में। क्या बात है। तो मेरा ऐसा था, मतलब हनी इज माई रेगुलर, मैं सुबह जैसे लोग पानी पीते हैं वैसे बॉटल पी लेता हूँ ऐसे। तो उसने मेरे बहुत बॉडी में डिफरेंसेस आए, मैंने बहुत पढ़ना चालू करा है कि कैसे क्यों हनी इंपॉर्टेंट है। तो आई विल टेल यू द रिसर्च एस्पेक्ट डिफरेंटली व्हिच आई एम सिलेक्टेड फॉर, बट हनी कैसे, सबसे बड़ा जो मिथ है सोसाइटी में कि हनी इज नॉट स्वीट। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हनी इज नॉट स्वीट। कोई भी शहद जो ओरिजिनल है वो स्वीट नहीं हो सकता है। हमारे हमारे जंगलों में हमारे जो बी फार्मिंग होती है वो इटालियन बीज से होती है, विच इज अ पोल्ट्री स्पीशीज, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है वैसे हमारे जो जंगल के बीज हैं वो बीज का जो हनी होता है वो आपको कभी, क्योंकि वो नेक्टर जो है वो मिक्स नेक्टर रहता है, वो स्वीट नहीं होता है। तो बाजार में आपको कोई भी बोल रहा हो कि हमने इससे इन्फ्यूज कर दिया है, ये हमारा ये वाला फ्लेवर आ रहा है, सिनेमन फ्लेवर आ रहा है, दैट इज इन्फ्यूज्ड honey, which is not good, which is somewhere it's a organic sugar you can say. Okay. तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा चेक करने के लिए तो सर आप जब ड्रॉप पानी में डालेंगे तो एक वो पूरा थ्रेड बनता हो जाता है, पूरा एक थ्रेड बनता हो जाएगा। बट आजकल उसमें भी उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं, लगा दिया उसमें। हाँ उसमें टेक्नोलॉजी लगी है। बट ये कि हनी इज नॉट स्वीट, दिस इज वन थिंग पीपल शुड नो कि वो कभी नहीं होता। लोकेन सर उसमें बहुत अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि मैंने उनको भेजा था और सर बोले यार ये तो बहुत स्ट्रिंजेंट स्मेल है इसकी, तो क्योंकि वो नेक्टर और अल्कोहल ही एक तरीके से।
Okay. So this was the thing, but basically sir, मेरा जो बैकग्राउंड है ये वेंचर का, वो ऐसे नहीं आया कि मुझे बिजनेस करना था, बट बिकॉज आई वाज वर्किंग विद बैगा ट्राइब्स व्हिच इज वेरी इंडिजिनियस ट्राइब्स, जिनको राष्ट्रीय मानव की उपाधि मिली है 2016 में, उनको हैबिटेट राइट्स भी मिले हैं। एकमात्र ऐसा ट्राइबल्स है जो कि जंगल, वो हंटर गैदरर्स हो करते, दे हैव होल हिस्ट्री ऑफ, मतलब आर्कियोलॉजिकली देखा जाए कि वो कहाँ से आए, इंडिया में कैसे आए, दे वर ऑस्ट्रेलाइड, सो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रेस बोलते हैं इनको, जो अफ्रीका से इंडिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गई है, तो ये सेम डीएनए के लोग हैं। अब ये लोगों का सर कल्चर बहुत डिफरेंट है, ये जंगल पे डिपेंड करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर साल पेड़ की पूजा करते हैं ये, और इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, ज्यादा बात नहीं करते, बहुत शर्मीले होते हैं, टैटूज बनाते हैं। तो मैं उनके साथ काम कर रहा था, बहुत टाइम हो गया था, तो उनके साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं मेरे साथ में जो अभी भी करते हैं, आशीष भैया, ही इज अ टैलेंटेड चारकोल आर्टिस्ट, ही डिडंट जॉइन एनी फाइन आर्ट्स कॉलेज, बट उनके पेंटिंग्स इतनी सुंदर है कि, और उनकी पूरी पेंटिंग्स बैगा और जंगल के लिए डिवोटेड है, वो बनाते हैं, काना में काम करते हैं, उनके साथ में काम करता हूँ। तो सर वहां से जब मैं काम कर रहा था कि क्या करा जाए, तो उन्होंने बोला सर हम हनी करते हैं तो क्या करें, तो मैंने बोला आप हनी करते तो हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, मगर आप एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं कहीं से, आप जंगल से, आपको हैबिटेट राइट्स, इसका मतलब आप ये नहीं है कि आप पेड़ काटने लगेंगे या पूरा हनी तोड़ देंगे, क्योंकि बी कंजर्वेशन पे बात नहीं हो रही अभी तक। बी इज अ वेरी वेरी वल्नरेबल स्पीशीज ऑफ सोसाइटी, Very delicate. पूरा होल इकोसिस्टम वेरी डेलिकेट। Correct. तो ये जो कंटिन्यूसली इंडिजिनस बीज पे प्रॉब्लम आ रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा था, तो मैंने आई इंट्रोड्यूस्ड द टेक्नोलॉजी बाय विच आई कैन एक्चुअली गिव अ ऑप्शन फॉर फार्मर्स टू डू द फार्मिंग, एंड आई सेल दैट हनी टू सम पीपल, लाइक अभी इतना ज्यादा हम उसको कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं। और दूसरा सर, क्योंकि हम बातें तो बहुत करते हैं, मिलेट मिशन है हमारे यहाँ चालू हो गया है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट क्या हमको पता है कि मिलेट क्या है? हम भूल गए हैं, मतलब मुझे तो मेरे घर में ही नहीं पता था कि लोगों को ही नहीं पता आसपास की मिलेट्स क्या चीज है और कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बिकॉज वी डिडंट नो द हिस्ट्री की वीट और चावल हमारी फूड हैबिट का पार्ट नहीं था, मिलेट ही था, हर रीजन में एक मिलेट होता था इंडिया में। True. तो वो एक क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर क्रॉप है, क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप है वो, जिसमें कि आज अगर हम उसको खाने लगे तो चावल की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के नाम पे खा लेते हैं, और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही है, डायबिटीज हो रही है, तो जब उसका सीधे रामबाण इलाज आपके सामने मिलेट्स में है, तो आप मिलेट्स क्यों नहीं खा रहे हैं? और दूसरी चीज, दो इट इज एक्सपेंसिव, बट धीरे धीरे जब फार्मर्स को उगाना चालू करेगा ना, वो सर बाय द प्रोसेस ही नेचुरल है, वो ऐसे ही हो जाता है। लोगों को पता है, लोग बोलते हैं अरे महंगा है, महंगा का रीजन दूसरा है क्योंकि बहुत कम किसान लोग काम कर रहे हैं और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो क्रॉप में ना कोई पेस्टिसाइड लगता है, ना कोई ऑर्गेनिक, सॉरी मैन्योर लगता है जो डालते हैं अलग से, डीएपी डालते हैं और यूरिया डालते हैं, ये सब नहीं लगता, वो बारिश से पहले उन्होंने बीज फेंक दिया और वो अपने आप हो जाता है। तो देन दिस प्रोजेक्ट केम एंड आई फाउंडेड साल मित्रा, विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, की साल, क्योंकि मुझे पेड़ में बहुत पसंद है, और हम, क्योंकि हमें जंगल का दोस्त होना, इसलिए मैंने साल मित्रा नाम रखा। और उसमें फिर हमने जब वो प्रोजेक्ट अप्लाई करा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, तो वी गॉट अ फंडिंग, स्मॉल फंडिंग एज अ स्टार्ट, की आप अपना प्रोटोटाइप पे काम करिए, विच आई एम वर्किंग ऑन। And then later on, I also started one of my initiative, which is basically restoration and regenerative tourism, where people can actually come and we will make them visit the communities which I'm working with, stay with them, have food with them, और जो हमारा इनिशिएटिव है उस पर दें, और वो पैसा जो भी आता है हमारे पास में, तो वन ऑफ माय फ्रेंड फ्रॉम लास्ट ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो वर्किंग विद मी ऑन दैट। और फिर हम उन लोगों को, वी गिव देम द रॉ एक्सपीरियंस, बिकॉज वी डोंट वांट पीपल टू बी टाइगर सेंट्रिक, कि आपको जंगल में सिर्फ टाइगर दिख रहा है, बट आप जो जर्नी जो टाइगर को ढूंढने की, उसमें आप बर्ड स्पीशीज, प्लांट्स, ग्रास, इवन ग्रासलैंड का ग्रास, वो तक नहीं देख पा रहे हो आप कम्युनिटी को नहीं समझ पा रहे हो, जो कम्युनिटी उस जंगल को बचाती है या उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। तो उन चीजों को कब देखेंगे आप? क्यों टूरिज्म ऐसा बनता जा रहा है जो कि सिर्फ चिल मारने के लिए है? बिल्कुल आप चिल मारिए, बट योर आई थिंक दैट यू शुड गेट अ पीस आउट ऑफ योर ट्रिप इंस्टेड ऑफ बीइंग हेक्टिक। तो उस तरीके से सारी चीजें डेवलप हुई, और सर मैं उसी पे काम कर रहा हूँ अभी। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल टाइगर टूरिज्म को लेकर इतना ज्यादा जो हाइप है वो क्रिएट किया हुआ है, that people forget to appreciate the entire ecosystem on which the tiger is thriving. So अगर वो
उसको खाने के लिए अगर कोई जानवर नहीं मिलता है तो टाइगर कैन नॉट सर्वाइव, एंड Yes. एट द सेम टाइम इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द टाइगर टू सर्वाइव. आई रियली थिंक ऑफ कई बार ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं. आई ऑल्सो लिव्ड इन नागपुर फॉर फ्यू इयर्स, एंड आई यूज्ड टू विजिट पेंच a lot. मेरे घर से it was hardly 80 kilometers, so I used to visit a lot. और वहां पर मैं जाता था, और जिस ट्रिप के ऊपर अगर किसी को टाइगर नहीं मिला तो they used to get so disappointed. So I used to say, तुमको वहां पे और दूसरे जानवर नहीं दिखे, तुमको वहां पे चीतल नहीं दिखा, तुमको वहां पे एक particular there is a particular type of owl which is there in only Scout owl. yeah. Scout And owl. then there is a you know state bird of MP, flycatcher, which Paradise is there. paradise flycatcher. Yes. Correct. So वो नहीं दिखा तुमको, तो जैसे कि हमने ध्यान नहीं दिया. I said, then you have missed a big opportunity. You are only hunting for looking for tigers, but you've not seen all these creatures. So which is very important, because लोगों का जो obsession है कि टाइगर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो खत्म होना जरूरी है. तो कहीं ना कहीं से सर वही इंस्पिरेशन था कि ये चीजें लोगों को पता चले और अवेयरनेस होना, स्पेशली बच्चों को जो कि हम इस फील्ड में हैं, और आगे उन्हीं के लिए तो हमें जंगल और एनवायरनमेंट बचाना है. अगर वही नहीं जान पाएंगे कि शहर के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काम करा जा सकता है. जैसे सर मैं आपको एक और, जैसे बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे अभी कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सिविल इंजीनियर कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एनवायरनमेंट फील्ड में. सो देयर इज अ होल न्यू फील्ड विच इज नोन एज इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि हम कान्हा से, जब हम नागपुर से कान्हा जाएंगे पेज के आगे, तो अभी इंडिया का एकमात्र वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ है विच इज एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि पेड़ की हाइट पे है और उसके नीचे पैसेज है जिसमें कि वाइल्ड लाइफ क्रॉस कर जाए और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो और एक आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो. सो इट्स अ न्यू फील्ड इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि यूएस में बहुत ज्यादा था, अब इंडिया में आ गया है. विच इज मतलब पीपल कैन एक्चुअली हु वांट्स टू हैव एनी नॉलेज और कुछ बात करना है तो मुझे कर सकते हैं वो मैसेज. बट बहुत सारी चीजें जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अपार्ट फ्रॉम सिर्फ इंजीनियरिंग को इंजीनियरिंग जैसे लेना, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटेशनल सोशल साइंसेज है, उनके लिए भी बहुत कुछ है उसमें करने के लिए जो डेटा एनालिटिक्स में पार्ट आता है. सो इट इज यूएन में जॉब आती है सर उनके लिए. पीपल आर नॉट अप्लाइंग. आई डोंट नो व्हाई दे आर कीप ऑन फिक्सिंग देयर जॉब्स टू इन्फोसिस और TCS or Tech Mahindra, but they have ample opportunities in UN when they pay good, they are giving you the real job. जैसे मैंने मेरे दोस्तों को देखा है, कई फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि अरे हम कोडर है बट हम कोड नहीं कर पा रहे. तो आपको अगर UN हायर करता है तो they will hire you for coding only. If you are good in coding, go for it. So that's these type of things you need to explore in your career. Great. So एक मेरे दिमाग में बात आ रही थी, प्रसून, कितने साल हो गए सोशल वर्क में काम करते हुए? 7-8 साल हो गए सर. 8 साल. पिछले 8 सालों में इफ आई आस्क यू, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू नो, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे, व्हाट आर द टॉप 3-4 things that you have gained? I'll not say you have learned, because learning तो continuous process है, होता रहता है, लेकिन क्या चीजें हैं which you have gained, you have got benefited out of it, and you felt कि ये मेरी ये कमाया है मैंने? सर एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं सबसे पहले तो, और बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ मैं. बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं मैंने, कम पैसों में से काम चालू करके रिस्क लेना, और फिर बट एक यही चाह रहती है कि हमेशा कुछ करता रहूं. मैं खाली तो नहीं बैठता हूँ कभी, यूजुअली कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रहता हूँ. अगर एक जो कम्युनिकेशन होता है लोगों से हर लेवल पे, ये मैंने बहुत सीखा है. मेरा कोई मुझे पूछे कि क्या सीखा, तो एक गांव वाले से भी बात कर लेना और एक टॉप लेवल IAS से भी बात कर लेना, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और मेरे लिए एक सीखने का भी नजरिया है कि मैं रोज मिलता हूँ सीनियर अथॉरिटीज से, उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना, उनको सीखना. दूसरा चीज सर, एक लाइफ को जीने का तरीका,
बहुत मिनिमलिस्टिक, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे को बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें चाहिए, नहीं चाहिए, क्यों चाहिए? मेरे को बहुत क्लियर रहता है कि अगर मुझे, क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ तो मैंने उसपे बहुत पैसा खर्चा करा है, बट वो मुझे कहीं न कहीं वैलिड लगता है कि जैसे बाइक से मैं ट्रैवल करता हूँ यूजुअली, तो अ, वो एक्सपीरियंसेस को और जीने की जो चीज़ें होती हैं, मुझे लगता है वो आपकी लाइफ़ में होना चाहिए, ना कि लेज़र होना चाहिए। आई नो लेज़र इज़ इम्पोर्टेंट, आप पैसा कमा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अच्छे से रहना चाहोगे। बट कहीं न कहीं उन चीज़ को सीखने के लिए आप अगर कुछ पैसा अगर लगा सकते हैं, तो आप बिल्कुल अ, उस चीज़ को आप इन्वेस्ट करिए। और तीसरा सर, Yeah, I'm there. यस सर, यस सर। और तीसरा सर, जो कनेक्टिविटी है ग्राउंड से, जंगल से, ज़मीन से, एनवायरनमेंट से, और क्यों इम्पोर्टेंट है वो, अ, क्या सिखा सकती है रूट्स आपकी एक आपकी लाइफ के लिए, वो कुछ चीज़ें सर मैंने मुझे इस एक्सपीरियंस में काम आई, टिस में जाने के बाद और ग्राउंड पे काम करने के बाद, कि आप हमेशा ऑप्शन क्रिएट कर सकते हो, आपको थोड़ी-सी मेहनत लगती है, सीखने का एक जज़्बा, नज़रिया होना चाहिए, लोग होने चाहिए आस-पास बताने के लिए, वो भी आपको ढूँढना है, और सिर्फ़ नौकरी के ओरिएंटेशन से काम नहीं करना चाहिए, जो कि नेसेसरी है। एवरीबॉडी हैज़ टू सर्वाइव, सब नहीं कर सकते, बट किस तरीके से आप सोच रहे हैं लाइफ़ को, उस तरीके से आपको थोड़ा काम करना चाहिए। आई थिंक मिनिमलिस्टिक लाइफ के बारे में तुमने बात की प्रसून, I can connect with it because uh, when you know see the villages, आप देखते हो कि they may not be having many hi-fi things, but they are satisfied with their life. So वो satisfaction जो काम आप कर रहे हो उसके अंदर जो मिलता है, मुझे नहीं लगता वो किसी काम में शायद मिल पाता आपको, because that is something which is amazing. I can relate to it really. अ, मगर मुझे सर ऐसा लगता है कि मेरा तो मैं तो फिर भी आज भी कहीं न कहीं जॉब कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो बट जिस तरीके से, जैसे आज ऋषभ है मेरा क्लासमेट, वो सीधी में हम एक इवेंट करने जा रहे हैं, उसमें भी बताऊँगा आपको नेक्स्ट टाइम, अभी उस पे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे, बट जिस तरीके से आशीष भैया हैं जो मैंने देखे, ऋषभ और मैं एक राम लोटन कुशवाहा जी एक हमको मिले थे अभी हम जब गए थे विज़िट पे। उन लोगों का डेडिकेशन जब सर मैंने देखा तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बड़े एलिमेंट है जानते हुए इग्नोरेंस में रह के ना करने के लिए, क्योंकि ये आशीष आशीष भैया जैसे लोग जो मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ, राम लोटन कुशवाहा जैसे लोग जो सीधी में जैसे ऋषभ काम कर रहा है, वो लोगों ने अपना जीवन दे दिया 25 साल। आज भी वो लोगों को यही सिखा रहे हैं कि आप कैसे कौन सी ऑर्गेनिक खाद लगाएं। वहाँ आशीष भैया ये बता रहे हैं कि क्यों बैगा इम्पोर्टेंट है नेचर कंजर्वेशन के लिए, जबकि वो आदमी दूसरों के पोर्ट्रेट बना के लाखों कमा सकता है। बट अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूशन ना कर पाया उसमें, मैं अपने हिसाब से एक लाइफ जीते हुए, तो मुझे लगता है कि किसी मतलब का नहीं है मेरा जीवन सर। मतलब मुझे तो ऐसा रियलाइज़ हुआ और जल्दी रियलाइज़ हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं उनके साथ काम करने लगा और जब तक मेरा से होगा मैं काम तो करूँगा उनके साथ। अब तो सीधी में भी ऋषभ के साथ में कुछ Rishabh हम लोग and इनिशिएटिव। Rishabh is also doing a extremely great job, I would say. यस सर। Maybe we'll also interact with him in future for sure. Uh, coming to the थोड़ा heavy stuff हो गया है. Now coming to the lighter side, I know that you are fond of biking. यस सर। I am also fond of biking. So क्या कैसे कहाँ कहाँ तक जाकर आए हो, क्या क्या किया है? सर मेरे पास सबसे पहले तो मैंने कॉलेज टाइम से सोचा था कि खुद से बाइक खरीदूंगा। देन आई बॉट हिमालयन, रॉयल एनफील्ड हिमालयन तो है मेरे पास में, कि उसी टाइम ले लिया था जब मैं काना में ही था। दो चीज़ें जो मैंने अपनी पहली सैलरी से खरीदी थी वो बाइक थी और कैमरा था, जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीदा। तो यूजुअली मैं सर बाइक से ट्रैवल करता हूँ, इवन इफ आई गो व्हेन आई वाज लिविंग इन नागपुर, तो वीकेंड पे मैं काना बाइक से ही जाता था, अपना सारा
सामान लेके उस पे जैसे भी जाना है। और अभी भी भोपाल में हूँ, तो कभी जैसे होता है तो मैं आस-पास पूरा एरिया बाइक से, क्योंकि भोपाल के आस-पास भी अब नेशनल पार्क हो गए हैं। तो यूजुअली सर मेरा टारगेट जब मैं कान्हा में था, नागपुर में था जब, तो मेरा है कि मैं रूरल साइड को एक्सपोज़र लूँ, जितना हो सकता है। वो हाईवे वो सब एक बातें हैं, अलग चीज़ें हैं वो। बट रूरल साइड में आप जाके रहते हो और एक वो उस बाइक से, क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैंने पूरा, मतलब एक ट्रिप मैंने 2018 में करी थी जिसमें मैं भोपाल से निकला था और पूरा मेलघाट तक पहुंच गया था घूमते हुए, बांधवगढ़, कान्हा, उसके बाद में बालाघाट, गोंदिया होते हुए नागपुर, और सीधा वहां से मेलघाट, मेलघाट से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके फिर वापस आके भोपाल आया। इट वाज, और फिर वहां से सर मैं चला गया था ऋषिकेश। मेरा एक फ्रेंड है वहीं रहता है, तो मैं रहा, तो उसने मेरे को बोला कि तू ऋषिकेश जा। तो 2 दिन के लिए उसके यहाँ रुका, कोटद्वार गया था मैं। कोटद्वार से निकलते टाइम जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो सर वहाँ मैं 1 दिन की जगह 1 महीने रहा। तो वो भी क्या मेरी लाइफ बहुत ही चेंजिंग फेज था कि मैंने वहाँ जाके स्पिरिचुअल साइड को, जब कान्हा के कुंभ मेला के बाद में एक जो एक्चुअल पीसफुलनेस विद स्पिरिचुअल लाइफ देखी। वहाँ मेडिटेशन की एक नया टाइप का मेडिटेशन सीखा, ट्रांसडेंडल मेडिटेशन। और बहुत सारे कुछ चीज़ें पता चली कि क्यों हिंदुज्म में इतना डेप्थ में है, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो एक अलग पूरा डायमेंशन ये बात करने का। दैट बट वहाँ से वाज चैप्टर। तो वहाँ से सीख के सर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अलग हो गई स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, और क्यों इतना स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है वो मुझे वहाँ से समझ में आया। और मैंने देखा कि वहाँ पे जो मेरे कुछ फॉरेनर्स दोस्त बने, एक लड़का इराक वॉर से जस्ट लौटा ही था, अमेरिकन था वो, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, अभी भी कोलोराडो में रहता है वो लड़का। सर जिस तरीके से डेडिकेटेड था हिंदुज्म के लिए, मैं उतना नहीं था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप इतने बड़े एक चीज को जानते हुए इतने बड़े डाइवर्स नेशन में रहते हुए आपको नहीं पता। फिर वहां से मेरा थोड़ा वो ट्रिप, मेरी बाइक ट्रिप बहुत रिमेम्बरिंग ट्रिप रही है। अभी तो करते रहता हूँ, छोटी शॉर्ट ट्रिप्स तो मैं करता रहता गुड, मे बी समटाइम्स विल भोपाल से हम कान्हा जाएंगे बाइक से। हूँ। यस सर। ओके, सो मेरा है ना हमेशा प्रसून एक अंदर से, मेरे मेरे जैसे काफी लोग होंगे जिनके अंदर से काफी इच्छा होती है कि वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, राइट? बिकॉज शुरुआत में जब हम अपने करियर की शुरुआत में होते हैं उस समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक, सिंस यू मेंशन दैट मोस्ट ऑफ अस आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो इनिशियल फेज के अंदर तो ऐसा होता है कि थोड़ा स्टेबल हो जाए, थोड़ा पैसा वैसा थोड़ा इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा घर वर बन जाए, शादी वादी हो जाए, सब ठीक हो जाती है। बट देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट इन टाइम देन यू फील कि you have taken so much from the society, people have helped you a lot, what is that you are giving back to the society? But then we don't know how to do, what to do, whom to approach, क्या करना चाहिए, because we all have some time, ठीक है, कुछ समय सबके पास थोड़ा 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 है जो डिवोट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, तो बट दे डोंट नो कि करना क्या है. So I want some kind of a guidance from your side, some kind of एक वे फॉरवर्ड कैसे होती है, क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर सोशल वर्क, आई थिंक उसके ऊपर इफ यू कैन टेल अस समथिंग. सर मुझे लगता है कि लाइफ के साथ में जैसे हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। जैसे मैं कान्हा में था तो मेरे रूम के पास सांप बहुत निकलते थे, तो मैं सांप पकड़ना सीख गया था। तो मैंने स्नेक कैचर वाला रोल भी करा। मुझे लगा जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कैसे सिचुएशंस आपको डील करवाती हैं। तो मैं तो सर मैंने तो आउट ऑफ बॉक्स, या आउट ऑफ बॉक्स नहीं तो एक आउट ऑफ लाइफ में एक डिसीजन लेके सोशल साइंसेज में आ गया और ये काम कर रहा हूँ। तो हर कोई नहीं कर सकता है, और उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा सोच के भी करना चाहिए। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं बहुत बड़े कॉलेज में चला गया, तो वहाँ से करियर के पर्सपेक्टिव में चीज़ें खत्म हो गई थी कि प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं ना कहीं काम कर ही लोगे। वो बात अलग है कि मुझे एक्सपोजर ऐसा मिल गया कि मैं उस ट्रैक पे निकल गया। नहीं तो बहुत सारे सोशल वर्क के लोग हैं जो बेचारे काम कर रहे हैं, रेगुलर कर ही रहे हैं, दे आर डूइंग गुड वर्क, आई वोंट से कि नॉट डूइंग गुड वर्क, बट हर कोई नहीं कर सकता। तो सर जैसे अभी हमने इनिशिएटिव चालू करा है, तो हम अभी वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल टू हेल्प अस। गुंजन सर ने उसमें बहुत हेल्प करी प्लानिंग में, विनाश सर से भी बात हुई, पुनीत सर से भी बात हुई
कि अगर कोई हमको हेल्प करना चाहता है तो हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिसमें हम अब तो 2 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ऋषभ भी साथ में है, तो अभी रिसेंटली हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि सितंबर 3 और 4 तारीख को, और उसमें हम बहुत ही ग्राउंड से जुड़े हुए, जैसे मैंने आपको बताया कि रामलोटन कुशवाहा, आशीष भैया हो गए, जोधन भाई एक हैं जिनको अभी लास्ट ईयर पद्मश्री मिला हुआ है, और बाबूलाल दहिया हैं जिनको सीड कंजर्वेशनिस्ट है, उनके पास में 200 प्रजाति की डिफरेंट धान और गेहूं के इंडिजिनस सीड्स हैं। तो ये लोग जो सर हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और हम एज अ इंटरमीडिएट पर्सन है जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको बहुत लगता है कि कोई हमको आज थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दे जिसमें कि ये लोगों का प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो इस तरीके से हमने कुछ इनिशिएटिव चालू करे हैं, जैसे सीधी में तो अभी ऋषभ देख रहा है, उसके साथ में हम घड़ियाल कंजर्वेशन पे आगे हम बात करना चाह रहे हैं कि क्यों घड़ियाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ का प्रोमिनेंट स्पीशीज है वो, और उस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, तो हम धीरे से इनिशिएट करेंगे। उसके अलावा काना में जैसे सर मैंने करा है 2-3 इनिशिएटिव्स हैं जिसमें बैगा ट्राइब्स को लेके लाइवलीहुड है, स्कूल का एक हम अभी स्कूल में एक छोटे छोटे वर्कशॉप्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं एस्ट्रो में इंटरेस्टेड हूँ और काना बहुत अच्छा एरिया है, तो हम चाहते हैं कि लोग आए हमारे साथ में, देखें, वो एक काइंड ऑफ नॉलेज मिले उनको, और नेचुरल साइंसेस पे लोगों को बात हो। तो इन सब चीज़ों में अगर कोई भी जुड़ना चाहे, कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे, तो हमने कुछ कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं। स्पेशली मैं तो जैसे छोटे छोटे इवेंट करते रहता हूँ, चाहे अवेयरनेस के हों, चाहे बैगर ट्राइब्स के साथ में प्लांटेशन का काम हो, उनके एरिया में कुछ काम हो, तो बिल्कुल कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमसे जुड़ सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं। We want people to come up and especially from Gesi community to help us. I think I would like to appeal to all the Gesuites who are listening to it and जो इस एपिसोड को बाद में सुनेंगे, because this recording will go on YouTube and on Facebook as well. So anybody who is listening to this episode, I would urge everybody कि सभी लोग साथ में जुड़ें, और it's not only about financial thing, it's about giving your time, it's about connecting with your society, again giving back to the society. You may not be able to help financially every time, but the most important thing that you can give to the society is your time. So I think that's a important thing. I would like to appeal to everybody now. एक अब सेशन के हम आखिरी तक पहुंच गए हैं प्रसून। ऑलरेडी 1 घंटा 40 मिनट का सेशन हमारा हो चुका है, 8:15 बज चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, दैट those who feel that they want to work in social sciences, right? First of all, you have proved that it's not a taboo subject. Social work is not something that is alien thing, right? Even an engineer can get into social work, and there are lots of opportunities like techno-social jo role hai. A lot of analytics, data analytics is there, and there are a lot of institutes, lots of organizations who are working in this direction. बहुत remote locations में जाकर भी लोग काफी काम कर रहे हैं. So anybody who would like to pursue this kind of opportunity, the current students or anybody who is wanting to get into such kind of role, उनके लिए आप if you can give some broad level guidance, maybe later on you may share your contact details if it's okay with you. People are asking for your contact details also. Yeah, I can share my contact number, sir. Like Yeah. share email ID or contact. Email will be fine. Call thoda. We'll put it up on Samvad. We'll put it up on Samvad group. So मेरे लिए ये जरूरी है कि जो लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं उनके लिए आपका एक ब्रॉड लेवल गाइडेंस क्या होगा, बिकॉज पीपल हु वुड लाइक टू फॉलो योर स्टेप्स। सर जैसे अभी गेसू संवाद के पेजेस भी हैं और भी बहुत सारे पेजेस हैं, मुझे लगता है सर ये एक मेरी तरफ से एडवाइस रहेगा कि हमको एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू करना चाहिए जहाँ पे लोगों को, जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं, आई वाज आल्सो अ पर्सन जिसका प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, और क्योंकि हम माइंडसेट से आते हैं, और आई कैन एश्योर यू दैट गोइंग टू ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज इज मच मोर इजियर फ्रॉम सोशल साइंस देन बाय इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप इंजीनियरिंग के बाद में ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है, और अगर आप इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग करने ऑक्सफोर्ड में जा रहे हैं, मतलब एमटेक करने हैं कुछ भी,
तो मुझे लगता है कि उस तरीके से इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, और जो लोग स्पेशली गाँव से हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट रहते हैं। मैं अपने आप को गाँव से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं पढ़ाई पूरी बाहर रही है मेरी, और मैं वैसे नहीं देख पाया हूँ। तो उन लोगों को आगे आना चाहिए, उन लोगों को चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जैसे टिस के ही सामने सर एक छोटा-सा कॉलेज था, आईआईपीएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, व्हिच इज़ ओनली वन कॉलेज इन होल इंडिया। उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, और वो ही एक कॉलेज, एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो इंजीनियर्स को लेता है, और जो पूरे एनालिटिक्स और जितने भी इंडेक्स आते हैं इंडिया के, वो उस पे काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें लोगों को अप्लाई करना चाहिए, डिफरेंट फील्ड में जाना चाहिए, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इसके लिए सर हमको एक छोटा-सा सेशन अब आगे कैसे हम इसको ले जाते हैं, या somebody wants a guidance from me, they can call me or set a meeting anytime. तो it will be good if it एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके we can make a initiative for that. I think we can also plan a session with uh, the current students. We can organize some kind of a seminar. We can always talk to our professors in the college Yes, and yes, sir. principal, and we can organize such kind of seminars where people can understand that सिर्फ इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज नहीं होती है. You can apply engineering anywhere in your life, and also in social sciences. And social sciences is also one subject जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हो इंजीनियरिंग करने के बाद में भी. So I think that also can be thought of. And if somebody wants to get some kind of a guidance from you, we will मतलब share अगर contact सर, सॉरी details. टू इंटरप्ट यू, बीच में Yeah. भी अगर आई डोंट नो हु इज हियर फॉर सेशन, बट मुझे लगता है ये कॉलेज में इनिशिएट होना चाहिए एज अ सजेशन, कि हम सिर्फ मैकेनिकल, इतनी सारी जो हर सेमेस्टर के बाद में हम एक ट्रेनिंग करते हैं, तो व्हाई नॉट टू गो फॉर सम सोशल, टेक्नो सोशल एंटरप्राइज। इवन आईआईटी That's a मुंबई, that's a valid suggestion. तो जैसे सर अभी आईआईटी मुंबई में खुद का रूरल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, विच एक्चुअली हायर्स ओनली मैकेनिकल इंजीनियर्स फॉर एमटेक। तो जब ये सब फील्ड है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरे पास बहुत सारे गांव हैं जिसमें बहुत टेक्निकल काम करवाना है। आप आइए, रहिए, मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता हूँ, इफ कॉलेज कैन अलाउ दैट। तो दे कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट समथिंग। ये रैंडमली कहीं जाके ट्रेनिंग करना, 15 दिन 20 दिन वेस्ट करना, आई थिंक देयर शुड बी सम चेंज इन द पेडागोगी ऑफ द कॉलेज ओरिएंटेशन। तो एक सेमेस्टर तो कर सकते हैं। I think definitely ये suggestions कॉलेज तक जरूर पहुंचाए जाएंगे. So with that, I think we come to the end of this conversation, and it was really great. मतलब mind boggling, I would say. एकदम आई ओपनर था. जब पहली बार हमने इंटरेक्शन किया था इस इंटरव्यू के लिए, तो उस समय इंटरेक्शन हम लोगों ने केवल आधे घंटे का प्लान किया था, बट वी स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 2.5 hours. So Yes, sir. I can feel it that you are talking from your experience. It's not something which is theoretical, which is extremely important and really commendable, because you have just started your career in social sciences. You have spent some 7-8 years now after your post graduation. लेकिन the kind of depth of knowledge, the depth of your understanding about social issues and other things, I think it's phenomenal. So uh, like, I'm seeing comments that today you have mentored us today. You have opened our eyes today. So we are really proud about the work that you're doing. We are really proud of you, and we look forward to having more and more interactions with you, फेस टू फेस एज वेल. Yes, sir. आज जितने लोग इस सेशन को देख रहे हैं वो तो है, उसके अलावा सैकड़ों लोग इसको बाद में भी देखते हैं. सो आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू पुट अप देयर क्वेश्चंस और देयर कमेंट्स, जो भी वो डालना चाहें. आई थिंक प्रसून, यू कैन. Kunal is saying great session. Thank you, Kunal sir. Puneet sir is the person who actually changed my life in a lot of ways. So I cannot be a mentor to anyone. आप बहुत बड़े चेंज मेकर है मेरी लाइफ के. तो
बहुत कम वर्ड्स है मेरे पास सर के लिए। I think it's a great thing that you're doing. So, Prasoon, we don't want this conversation to end, but क्या है टाइम लिमिट यस सर। एक है जिसका हम लोग को पालन करना पड़ेगा. So, फिर कभी और हम लोग इस सेशन को जरूर फेस टू फेस करेंगे, शायद काना में ही करेंगे हम लोग. I would love to visit Kana. Anybody who would like to visit Kana, would want to go to, and want to experience that kind of energy and that kind of environment, please go there, please visit, please meet Prasoon. He's a phenomenal and a fantastic guy. Prasoon, thanks for your time. It was really great interacting with you. It has changed our perspective towards social sciences and social services, for sure. Thanks a lot. We look forward to interacting with you again, at a later stage. Thank you so much. Thank you sir, thank you for providing a platform for me to speak up. पहले लग नहीं रहा था मुझे कि मेरे को बोलना चाहिए कि नहीं, बट आई थिंक somewhere someone will be sitting in the room and thinking क्या करियर में करना है, तो प्लीज कांटेक्ट मी. कुछ भी होगा तो आई विल गाइड यू फॉर श्योर. और अगर आप कभी भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो तो काना जरूर आए, क्योंकि आपके उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे करना है वो आप सीख जाएंगे नेचर में. तो आप आइए, घूमिए, बिल्कुल हमारे काम में कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं, जिसको भी लगता है. तो काना जरूर आइए. मुझे लगता है एमपी का बहुत बड़ी चीज है जिसको लोग देख नहीं पा रहे हैं. तो आप आइए, बताइए मुझे, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह. Great. Thank you, sir. Thank you. And to the audience, thanks for being a great audience, or thanks for supporting Samvad. प्रसून के साथ हमने ये वाला सेशन किया है. अगला सेशन और किसी एक सुपर अचीवर के साथ में हम लोग करेंगे. एंड स्टैंडर्ड्स अभी इतने हम लोग एक एक स्पीकर के साथ में इतना हाई सेट होता जा रहा है दैट we actually are feeling that it's going to great heights. So thank you so much. Thanks everyone. Thanks Prasoon. Thanks to all the audience. It was great to have you here. Shubh Ratri. Or we'll see you next time very soon. Thank you, sir. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you. See you. Thanks. Namaste, sir.